हेलो माय डियर फ्रेंड्स साइंस स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है, हम लोग इसमें CPSI 2022 के प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग 2023 के बहुत पहले ही लगा दिए थे, तो 23 और 22 इस समय चल रहा है। 23 पहले करा दिया था। इसमें भी कितने सेट थे? इसमें थे हमारे 9 सेट। ठीक है, ये 1/9 नहीं है, 9 सेट थे हमारे। 3 दिन हुआ था, तीनों दिन 3-3 सेट थे। तो 2022 में भी 22 में भी कितना हुआ था? 9 सेट हुए हैं, कुल 3 दिन हुए थे। तो ये 18 सेट आपको मिल जाएंगे 2024 का एग्ज़ाम देने के पहले। आपका एग्ज़ाम 9, 10 और 13 मई को है। ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं रह गया, बहुत कम समय रह गया है। तो आज हमारा डिस्कशन कौन सा है? 4 है। इसके पहले हम 9 मार्च का, ये आज 10 नवंबर करने जा रहे हैं, सॉरी उसके दिन हम क्या कर चुके हैं? 9 नवंबर के हमने तीनों सेट लगा दिए हैं। आज 10 नवंबर पे पहुंच गए हैं और आज है 10 नवंबर का फर्स्ट सेट। ठीक है, मॉर्निंग वाला शिफ्ट है ये। तो चलो आज इसको हम कर लेते हैं। कल हम लोग सेकेंड शिफ्ट कर लेंगे, उसके बाद परसों थर्ड शिफ्ट कर लेंगे। फिर एक दिन का आपका 11 नवंबर का और बचेगा, ये हमारा फिनिश हो जाएगा CPO। फिर उसके बाद हम MTS पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसका भी बचा हुआ है। तो PDF आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। PDF कहाँ मिलेगा ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं उन लोगों को बता दो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक का PDF होगा, उससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, ज्वाइन कर लीजिएगा। रोज़ आपको जो हम डिस्कशन कराते हैं शाम को, उसका PDF दोपहर में ही अपलोड कर देते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसके पहले आप अगर CPO नहीं देते हैं, आप सोचेंगे हमने तो CPO देना नहीं है, तो देखो अगर आप CPO नहीं भी देते हैं, स्टेनो देते हैं, CGL देते हैं, CHSL देते हैं, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, तो भी आप CPO का पेपर लगाइए, क्योंकि इसका पेपर बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, और अगर आप स्टेनो ही देते हो तो स्टेनो का भी मैं 2022 का 2023 का सॉल्व करा चुका हूँ प्रीवियस पेपर। अगर आप CGL देते हैं तो CGL का भी 22-23 का सॉल्व करा चुका हूँ। अगर आप CHSL देते हैं तो CHSL भी क्या, आप जो भी एग्ज़ाम देते होंगे उसके प्रीवियस पेपर 22-23 का हम करा चुके हैं। चलिए, तो आज की बातें यहीं ख़त्म करते हैं। और आपको जो भी डिस्कशन चाहिए होगा आपको प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है। अभी हाल ही मैंने प्लेलिस्ट अपडेट की थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन और देखते हैं आज पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो आज पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सेंटेंस दिया है जिसको पैसिव वॉइस में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में देखो लिखा है जैक प्लेड हाइड एंड सीक। तो हाइड एंड सीक एक खेल का नाम है। जैक प्लेड, प्लेड क्या है? प्लेड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी तो पैसिव वॉइस में क्या बनेगी? वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी। अच्छा, हाइड एंड सीक एक खेल का नाम है, तो हाइड एंड सीक वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगाओ। तो यहाँ तो इज लगा हुआ हो ही नहीं सकता, विल भी हो ही नहीं सकता। ये वाज है, ये हैड बीन है, तो जिसमें वाज प्लेड होगा वही हो सकता है। ऑप्शन एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या करना है आपको? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसका देना है? देखो स्टेटमेंट पढ़ो। ट्रीट विद वैक्सीन मतलब क्या हुआ? किसी को वैक्सीन से इलाज करना, यूजुअली बाय इंजेक्शन। वैक्सीन कैसे? इंजेक्शन के जरिए वो शरीर में आपके शरीर में इंसर्ट की जाएगी। टू प्रोमोट इम्यूनिटी, क्या आपकी जो इम्यूनिटी, आपका इम्यूनिटी सिस्टम है, फॉरेन बॉडी से लड़ने के लिए आपके अंदर जो सिक्योरिटी है उसको और प्रमोट करने के लिए ही तो हमको वैक्सीन लगाई जाती है। तो उसको क्या कहते हैं? किसी डिजीज के अगेंस्ट, जैसे अभी कोरोना फैला था तो सबको वैक्सीन लगी ना कोरोना की, तो उसी को कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इनोक्यूलेट। क्या कहते हैं? इनोक्यूलेट कहते हैं। इनोक्यूलेट मतलब होता है वैक्सीन लगाना, सबको वैक्सीनेट करना। ठीक है। अच्छा, इनोवेट का मतलब क्या होता है? इनोवेट का मतलब क्या होता है? किसी मतलब नई आइडियाज़ पर चलना। इनोवेट किसी चीज़ का नवीनीकरण करना। नवीनीकरण समझ रहे हो आप? ठीक है, विचारधाराओं के लिए खास तौर से यूज किया जाता है। हालांकि मकान वगैरह के लिए भी लगता है, आप उसको रेनोवेट कराओगे तोड़ फोड़ करके नए रंग में, तो वो इनोवेट करना नहीं, तब रेनोवेट। विचारों के लिए जब यूज किया जाता है तो इनोवेट कहते हैं। इनोवेटिव पर्सन कौन होता है? इनोवेटिव पर्सन वो जो चेंजेस को एक्सेप्ट करता है वो होता है। इन्यूंडो क्या होता है? ठीक है ना, इन्यूंडो ये क्या होता है? देखो, इन्यूंडो का मतलब होता है ना कटाक्ष। कटाक्ष जानते हो क्या होता है? नहीं जानते हो? ताना सुने हो? कोई किसी को ताना मारता है ये सुना है? कोई किसी को व्यंग करता है ये सुना है? हाँ, तो यही सारी चीज़ें हैं। ताना है, व्यंग है, ये सारी चीज़ें ये कटाक्ष में आती हैं। ये इन्यूंडो होता है। क्लियर हो गई बात? चलिए, अब एन्यूमरेट क्या होता है? देखो, न्यूमरेट का मतलब होता है कोई आदमी जिसको जोड़ भाग गुणा भाग करना, जोड़ना घटाना आता हो।
इनन्यूमरेट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु हैज़ नो बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। एक ऐसा व्यक्ति जिसको मैथमेटिक्स का बेसिक नॉलेज भी नहीं है, जोड़ना घटाना भी जिसको नहीं आता, दैट इज कॉल्ड इनन्यूमरेट। तो आपको चारों ऑप्शन हमने बता दिए, आंसर कौन सा है? पहला वाला हो गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जो अंडरलाइन वर्ड है उसका आपको क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। एंटोनिम क्या है? एक्सेल्ड। एक्सेल का मतलब क्या होता है? एक्सेल से बना है वर्ड एक्सीलेंट। अब तो समझ गए होंगे एक्सेल का क्या मतलब होगा। एक्सेल से बना एक्सीलेंट, और एक्सीलेंट मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया के लिए लगता है। तो एक्सेल का मतलब क्या हुआ? बहुत अच्छा परफॉर्म करना कहीं पर। जैसन वाज सेंट टू स्कूल इन इंग्लैंड, उसको इंग्लैंड स्कूल भेजा गया। वेयर ही एक्सेल्ड एकेडमिकली, मतलब जो एकेडमिक पढ़ाई हुई, जो मतलब 1 2 3 4 6 7 10th इस तरह का जो एकेडमिक में पढ़ाई की, वो बहुत एक्सीलेंट था। एंड डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन थिएटर एंड राइटिंग, ये उसको डेवलप हुआ। तो एक्सेल्ड, ही एक्सेल्ड इन मतलब उस काम में क्या था? बहुत अच्छा था। इसका एंटोनिम बताने का मतलब क्या हुआ? खराब किया। तो फेल्ड लगा लो। एक्सेल्ड का मतलब क्या हुआ? बहुत अच्छा से सक्सेसफुल रहा, ठीक है, बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। अब लगा लो फेल, क्योंकि परसूड का मतलब क्या होता है? आप किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। कंटिन्यूड, कंटिन्यूड तो यहाँ कोई लेना देना नहीं। अकम्प्लिश्ड मतलब पूरा करना, तो एक्सेल्ड के करीब करीब साइनोनिम में आ जाएगा। यही एक निगेटिव वर्ड है फेल्ड, ठीक है, तो वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। बहुत अच्छा परफॉर्म करना और फेल हो जाना अपोजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। साइनोनिम बताना है। साइनोनिम किसका बताना है? हाईलाइटेड वर्ड का। अच्छा, यहाँ पे हाईलाइटेड तो कुछ है नहीं, तो मैं आपको हाईलाइटेड यहाँ पे कर दूंगा। क्या करना है? ही इम्प्यूट्स, यही वाला वर्ड है इम्प्यूट्स, जो है ये हाईलाइटेड है। वो उस समय मैं करना भूल गया था। रोज एक आध गलती हो जाती है कभी न कभी, आए दिन मिलता रहता है इस तरह का। मैं बता दिया कि यहाँ इम्प्यूट्स, ही इम्प्यूट्स हिज एबिलिटी टू प्ले ग्रेट, आगे लिखा है फुटबॉल, टू एन इंस्पिरेशनल कोच, ठीक है ना। तो इम्प्यूट का मतलब होता है टू गिव क्रेडिट। वो जो बहुत बढ़िया फुटबॉल खेलता है, इसकी जो वो क्रेडिट देता है, जो श्रेय देता है, अपने कोच को देता है। मतलब जैसे कोई आदमी कहता है आप इतना बढ़िया खेले, आप मतलब वो आदमी कहता है नहीं, इसमें मेरी कोई बात नहीं है, ये हमारे कोच की देन है। क्रेडिट गोज टू माई कोच। तो इसी को क्या कहते हैं? तो इसके लिए एक वर्ड है एम्प्यूटेट, और एक वर्ड है कंट्रीब्यूट, एक वर्ड है एट्रीब्यूट, एक होता है वैलिडेट। तो जब हम किसी को क्रेडिट देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट करना कहते हैं, ठीक है ना, समझ गए। किसी को एट्रीब्यूट मतलब ये कह सकते हो, ही एट्रीब्यूटेड हिज ग्रांड गेम टू हिज कोच, ये हो गया, उनको क्रेडिट दी उन्होंने, ठीक है। अच्छा, एम्प्यूटेट क्या होता है? देखो, एम्प्यूटेट एक वर्ड है जो इसके पहले भी एक दिन आया था, मैंने आपको बताया था। एम्प्यूटेट होता है जैसे हमारे बॉडी के किसी भी, सपोज करो हाथ में कोई इन्फेक्शन आ गया, कहीं कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको काट के निकाल देते हैं, उसी को हम कहते हैं एम्प्यूटेट कर देना। कंट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? योगदान देना, सहयोग करना होता, तो यहाँ तो कंट्रीब्यूट आएगा नहीं। फिर अगर डेडिकेट लिखा होता तो हो सकता था, लेकिन अब सुटेबल क्या होगा? एट्रीब्यूट। अब 3 साइनोनिम लिख दो, एक तो होगा टू गिव क्रेडिट, एक होगा इम्प्यूट्स, और एक हो गया एट्रीब्यूट करना। तो ये तीनों साइनोनिम हो जाएंगे। आई थिंक अब आप क्लियर हो चुके होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है इडियम का, एट सी। एट सी का मतलब जरा एक सिचुएशन इमेजिन करो कि आप लोग को कोई हेलीकॉप्टर से ले जाके बहुत मतलब एकदम दूर दूर तक, जहाँ तक नजर जा रही समुद्र ही समुद्र है, वहाँ कोई हेलीकॉप्टर से ले जाके उतार देता, तो आपकी क्या कंडीशन होगी? इमेजिन करो एट सी। एट सी में ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? अप्रचलित हो जाता है, जो बहुत पुराने ज़माने का हो, जो इस समय यूज में ना हो, उसको कहते हैं आउट ऑफ यूज। ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? ऑब्सोलीट का मतलब ऐसे ही कह सकते हैं ओल्ड फैशन या आउट ऑफ यूज, जिसका आजकल इस्तेमाल नहीं होता। टू ब्लंडर, तो ब्लंडर क्या होता है? बहुत बड़ी गलती करना हो जाएगा, ये हो गया। एट अ लॉस एंड परप्लेक्स। एट अ लॉस एंड परप्लेक्स का मतलब होता है कि आप घबरा गए हैं, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, आप बहुत परेशान हैं, तो यही होगा एट सी का मतलब। और टू ओवरकम, ओवरकम का मतलब किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन पर आप अगर उबर पाते हैं, उस सिचुएशन से निकल पाते हैं, उसको काबू कर पाते हैं, विन ओवर कर पाते हैं, तो वो होता है ओवरकम, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन आपका रहा क्वेश्चन नंबर 6। 6 में देखो बेटा क्या है। 6 में आपको यहाँ पर खाली जगह ये भरने के लिए दे दिया, तो जब तक सिचुएशन नहीं पढ़ोगे तब तक तो नहीं भर पाओगे। हालांकि ये चारों वर्ड क्या हैं? इडियम्स हैं। देखो,
फोर्थ स्टेट इडियम है, कर्टन लेक्चर इडियम है, येलो प्रेस इडियम है, गिफ्ट ऑफ गैप ये भी इडियम है। ठीक, देखिए कौन सुटेबल है। लिखा है जेम्स बर्नार्ड। जेम्स बर्नार्ड वाज अनडाउटेडली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इलोक्यूशनिस्ट। इलोक्यूशनिस्ट कौन होता है? देखो एक वर्ड समझो पहले, LOC जहाँ भी लग जाएगा तो ये किसके लिए लग जाता है? स्पीक के लिए लगता है। ठीक है, ये हो गया स्पीक के लिए। एक और वर्ड होता है LOQUE, ये दोनों वर्ड बोलने के लिए यूज किए जाते हैं। तो अगर इलोक्यूशन हम लगा दें यहाँ पे, इलोक्यूशन, तो इलोक्यूशन का मतलब होता है वाक्पटुता, आर्ट ऑफ ओरेटरी, आर्ट ऑफ स्पीकिंग। मतलब जब कोई आदमी बहुत अच्छे ढंग से बहुत बढ़िया भाषण दे लेता है, बहुत बढ़िया बोल लेता है, उसको कहते हैं इलोक्यूशनिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इलोक्यूशनिस्ट वही दिया है, मतलब बोलने की कला, बहुत अच्छा भाषण देने की कला, मास्टर इन ओरेटरी। ठीक है, ओरेटरी एक वर्ड आता है, ओरेटर कहते हैं ना बहुत अच्छा बोलने वाले को, गुड ओरेटर। और ओरेटरी क्या होता है? बोलने की कला होती है। अब इसके लिए देखो यहाँ पे लिखा है एवरीवन एग्रीड दैट ही पजेस्ड द, हर आदमी मानता है कि उनके पास क्या है? उनके पास गिफ्ट ऑफ द गैब। ये जो गिफ्ट ऑफ द गैब है यही इसी को कहते हैं इलोक्यूशन, इसी को कहते हैं आर्ट ऑफ ओरेटरी, आर्ट ऑफ गुड पब्लिक स्पीकिंग, इसको कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब। ठीक है, ये तो हो गया कहानी। अब फोर्थ स्टेट का मतलब क्या होता है? फोर्थ स्टेट का मतलब होता है प्रेस या जर्नलिज्म। ठीक है, क्या होता है? जर्नलिज्म कहते हैं, पत्रकारिता। ठीक है, सरकार का फोर्थ स्टेट होता है, वो चौथा स्तंभ कहते हैं जर्नलिज्म को, पत्रकारिता को। हालांकि इस समय तो पत्रकारिता कलंकित हो गई है। ठीक है, और ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस पर क्योंकि गड़बड़ हो जाता है मैटर। कर्टन लेक्चर का मतलब क्या होता है? रिप्रिमेंडेड बाई वुमेन, वुमेन नहीं, वाइफ, रिप्रिमेंडेड बाई वाइफ। कई बार ऐसा होता है ना कि अब लोगों ने भी घरों में देखा होगा कि पापा ने मम्मी को कुछ बोल दिया, तो उस समय 4 लोगों के सामने तो मम्मी नहीं बोलती हैं, लेकिन जब पापा घर में आते हैं, अंदर आते हैं, तो अंदर ही उनको खूब सुनाया जाता है। तो वाइफ जब पर्दे के पीछे अपने हस्बैंड को खूब कस के लेक्चर देती है तो उसी को कहा जाता है कर्टन लेक्चर। ठीक है, तो ये सिचुएशन समझ गए होंगे। येलो प्रेस का मतलब क्या होता है? येलो प्रेस क्या होता है? येलो जर्नलिज्म, कभी कभी ऐसे लिखा था येलो प्रेस, कभी कभी लिखा जाता है येलो जर्नलिज्म। ये एक ऐसी पत्रिका जो इस समय पॉपुलर है, इस समय यही पॉपुलर है। इसमें क्या होता है? जो न्यूज़ होती है उसमें ऑथेंटिसिटी कम होती है, जेन्युइन, मतलब न्यूज़ जेन्युइन कम होती है, ऑथेंटिक कम होगी, लेकिन सनसनीखेज बहुत होगी, उसको एकदम सेंसेशनल बनाते हैं, हाइप बनाते हैं। ये टीआरपी के पीछे भागते हैं, तो टीआरपी के चक्कर में मतलब बहुत ही सेंसेशनल न्यूज़, नमक मसाला मिर्च लगा करके, तड़का लगा करके जो लोग ये बोलते हैं, उसी को कहते हैं येलो जर्नलिज्म या येलो प्रेस। ठीक है ना, क्लियर? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तो अगला वाला जो क्वेश्चन होगा हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? ब्रैकेटेड वर्ड जो है उसको आप क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है। ब्रैकेटेड क्या है? sang टुगेदर इन अ कंसर्ट। लिखा है कि मंथन एंड प्रणव, 2 बच्चे हैं, मंथन एंड प्रणव, sang मतलब वो गाए, टुगेदर साथ साथ में, इन द कंसर्ट का मतलब क्या होगा? कोई प्रोग्राम वगैरह रहा होगा, यहाँ पे इन दोनों बच्चों ने साथ में गाना गाया। ठीक है, अब आर्टिकुलेट होता, आर्टिकुलेट मतलब मुंह से कोई चीज़ प्रोनाउंस करना, कोई कुछ भी आप उच्चारण कर रहे हैं, जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, जो प्रोनाउंस कर रहे हैं, उसको आर्टिकुलेट कहते हैं। अच्छा, गाना होता है, जैसे कोई शो वगैरह है, शो में आप आर्टिकुलेट करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे किसी का, यही वर्ड गलत हो गया। चैंटेड का मतलब सिंग के लिए यूज किया जाता है, चैंटेड का मतलब सैंग, उन्होंने गाया, ये ठीक है। और इनंसिएट का मतलब वही होता है प्रोनाउंस करना। तो प्रोनाउंस करना यार, गाना प्रोनाउंस थोड़े किया जाता है भाई, तो ये इनंसिएटेड गया। तो एन्जॉयड टुगेदर इन अ शो, अब ये गाने की बात है तो वहाँ एन्जॉयड की बात है, तो एक ही ऑप्शन है चैंटेड टुगेदर इन अ शो, ये ठीक लग सकता है, बाकी और कोई नहीं लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, 8 वाला। 8 में देखा है क्या कह रहे हैं? अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम। ये इडियम लिखा है द एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम, देखो अगर आपके कमरे में हाथी आ जा रही है तो हाथी आने का मतलब क्या होता है? समस्या। अगर आपके कमरे में हाथी आ जा रही है तो इसका मतलब क्या है? प्रॉब्लम आ रही है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या सुटेबल लगेगा, क्या ढूंढ के लगा पाओगे आप? अ बिग प्रॉब्लम एवरीवन इज इग्नोरिंग और अफ्रेड टू टॉक अबाउट। एक बड़ी सी समस्या है जिसको लोग इग्नोर कर रहे हैं या उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा एलिफेंट इन द रूम। ये एक एलिफेंट पर ढेर सारे मुहावरे हैं, उसी में से एक भी है, जैसे व्हाइट एलिफेंट हो गया, एलिफेंट इन द रूम हो गया, ऐसे ही ढेर सारे एलिफेंट पे ढूंढिएगा ना आप, तो आपको एलिफेंट पे ढेर सारे आइडिया मिल जाएंगे।
अच्छा, पनिशिंग समवन, पनिश करना होगा ही नहीं यहाँ पे। इग्नोरिंग समवन, किसी को आप इग्नोर, यहाँ समवन नहीं होगा, इग्नोरिंग अ बिग प्रॉब्लम होता तब हो जाता है, ठीक है। रिवीलिंग द सीक्रेट ये भी नहीं होगा, तो आपका यही वाला है। बिग प्रॉब्लम, एलिफेंट कमरे में आ रही है मतलब बिग प्रॉब्लम कमरे में आ रही है जिसको आप इग्नोर कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ 9 नंबर का। तो 9 नंबर में देखो, दैट कैन सब्सटीट्यूट, और सब्सटीट्यूट किसको करना है, जिसको अंडरलाइन किया गया। अंडरलाइन कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन है। तो यू कैन आस्क मिस्टर दिनकर, आप मिस्टर दिनकर से पूछ सकते हो फॉर एनीथिंग, मतलब कुछ भी, कोई भी चीज़ उसे मांग सकते हो। देखो अब आस्क के साथ फार लगेगा तो पूछना नहीं हो गया, अब मांगना हो गया। तो यू कैन आस्क मिस्टर दिनकर फॉर एनीथिंग, आप मिस्टर दिनकर से कुछ भी मांग सकते हो। ही वुड, अब देखो यू कैन आस्क, अगर ये कैन कहा यहाँ पे इन्होंने, तो वुड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, विल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट में होगा ना दोनों, तो ये प्रेजेंट में होगा, आगे वाला फ्यूचर हो जाएगा। तो ही विल गिव यू द शर्ट ऑफ हिज बैक। अच्छा ये है कहानी, शर्ट ऑफ हिज बैक, मेन मतलब ये है। तो ये होता है किसी आदमी की मदद करने के लिए यूज किया जाता है, शर्ट ऑफ हिज बैक, ये किसी की मदद करने के लिए यूज किया जाता है। तो 9 नंबर में मदद करने वाला सेंस किस में होगा, ही इज विलिंग, एक तो इज तो सब में लगा हुआ है तो यहाँ ग्रामर की गलती नहीं होगी। ही इज विलिंग टू डू एनीथिंग टू हेल्प अनदर पर्सन, ये रहा आपका करेक्ट आंसर। और देख लो, ही इज अ पर्सन हु मेक्स अ डिसीजन नहीं होगा, पर्सन हु इज इग्नोरेंट नहीं होगा, हु इज सेल्फिश नहीं होगा। अगर शर्ट ऑफ हिज बैक आपको देना चाहते हैं तो इसका मतलब वो किसी भी आदमी की मदद करना चाहते हैं, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। एक इडियम है, उसमें अब कुछ अदल बदल नहीं सकते हम लोग, वो फिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको साइनोनिम बताना है किसका, प्रोग्रेस का। तो प्रोग्रेस की मीनिंग बताने की तो ज़रूरत है नहीं, प्रोग्रेस मतलब तरक्की करना, तो साइनोनिम बताना है। तो हाल्ट रुकने के लिए आ जाता है। डिमिनिशमेंट, देखो डिमिनिश क्या होता है, इतना पहले ले लो खाली डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब क्या होता है, घटना, डिक्रीज करना, खास तौर से गुस्सा वगैरह या किसी सिचुएशन के लिए लगा होता है, तनाव वगैरह डिमिनिश होता है, घटता है। तो डिमिनिश तो नहीं होगा, प्रोग्रेस में तो एंटोनिम हो जाता है डिमिनिश। डेवलपमेंट, अच्छा प्रोग्रेस का साइनोनिम डेवलपमेंट हो सकता है, इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, ये सब आ जाएगा। स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है, ठहराव होता है, एक ही सिचुएशन पर बने हुए हैं लगातार। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, डेवलपमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ 11 नंबर पे। तो 11 में देखो एडियम दिया हुआ है, अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है एडियम की। अच्छा हार्ड नट टू क्रैक दिया है। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है, बहुत ही डिफिकल्ट कार्य होता है जिसको हम कर पाएँ। सपोज करो हम ये कहें कि सॉल्विंग पजल्स इज हार्ड नट टू क्रैक फॉर मी, तो पजल सॉल्व करना मेरे लिए तो बहुत ही कठिन बात होगी, तो ये हो जाएगा। लेकिन सिचुएशन, सेंटेंस में लगा है तो आप सिचुएशन में आइए। कहीं लिखा हुआ है कि सम कलीग्स एट द वर्क प्लेस, कभी कभी होता है ना जहाँ हम लोग काम करते हैं वहाँ उस वर्क प्लेस पर कुछ कलीग ऐसे होते हैं रियली हार्ड नट टू क्रैक होते हैं। हार्ड नट टू क्रैक होते हैं मतलब क्या हुआ, अब कलीग अगर हार्ड नट टू क्रैक है तो मतलब वो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, तो इसका मतलब वो एक ऐसा आदमी होगा ना, बहुत ही रिजिड टाइप का आदमी होगा, लोगों से मिलता जुलता नहीं होगा, तो इस तरह का व्यक्ति होगा। इनफ्लेक्सिबल, लचीला नहीं होगा, अपनी बात पे अड़ा रहता है, तो ये होता है हार्ड नट टू क्रैक। अच्छा समवन शोइंग एक्स्ट्रा कंसर्न, देखो छोटी छोटी बातों पर एक्स्ट्रा कंसर्न दिखाने वाला व्यक्ति तो हार्ड नट टू क्रैक नहीं होगा ना, ये तो पोलाइट व्यक्ति होगा। अच्छा हार्ड कोर ट्रेडिशंस, हार्ड कोर ट्रेडिशनल मतलब क्या होगा कि जैसे फैमिली में परिवार की जो हार्ड कोर ट्रेडिशन, हार्ड कोर का मतलब हुआ एकदम से सख्त, जिनको आप बदल ही नहीं सकते, जिसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, तो ये होगा। एन इजी गोवर हु कैन बी इजीली कन्विंस्ड, मतलब एन इजी गोवर जो मतलब जो ऐसा आदमी जिसको आसानी से कन्विंस किया कर लिया जाए, ये अपोजिट हो जाएगा। इनफ्लेक्सिबल पर्सन होगा वो, जिसको किसी भी तरह से मतलब मोड़ा नहीं जा सकता, मनाया नहीं जा सकता, हार्ड कोर पर्सन हो गया। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है किसका, अ हैप्पी डेवलपमेंट या हैपनिंग ऑफ इवेंट्स बाय चांस, जो घटनाएं बाय चांस होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो बताओ उसको सेरेंडिपिटी कहते हैं। ठीक है, आपने ये वर्ड सुना है कि नहीं सुना है, नहीं सुना है, देखो सेरेंडिपिटी जो वर्ड लिखा हुआ है बहुत कम मिलता है, कभी कभी आ जाता है। सेरेंडिपिटी होता है ना, जैसे कोई ऐसी घटना होती है जो खुशी की घटनाएं होती हैं और जो बाय चांस हो जाती हैं उसको कहते हैं। सडनली क्या होता है, अचानक, ये एडवर्ब है, उस घटना का नाम नहीं होगा ना, सडनली एक्चुअली एडवर्ब है, हमको नाउन चाहिए।
ठीक है। इंसिडेंट कोई भी घटना होती है उसमें हैप्पी डेवलपमेंट नहीं हो सकता ना, हैप्पी घटना के लिए कोई मतलब नहीं है। यहाँ हैप्पी डेवलपमेंट है, मतलब कुछ खुशी वाला, कुछ सुखद आगे हो रहा है, ठीक है। और बाई चांस होना था, खैर बाई चांस के लिए तो सडनली चल जाएगा, लेकिन और हैप्पी डेवलपिंग के लिए नहीं लगेगा। ये ऑकरेंस का मतलब वही हो गया कि बाई चांस कोई चीज़ हो जा रही है तो ऑकरेंस लगेगा। ऐसी सिचुएशन के लिए आप सेरेंडिपिटी ही यूज करेंगे। क्लियर। चलिए आगे आ जाते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर में आपको एंटोनिम बताना है किसका, नॉवेल का, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम आती है नॉवेल का मतलब क्या होता है, कभी कभी आदमी कहता है ना न्यू, तो न्यू का साइनोनिम है तो वो मॉडर्न, नॉवेल, न्यू, ये सब साइनोनिम है। लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग जो होती है ना नावल की, वो न्यू के साथ में डिफरेंट भी आप अगर जोड़ेंगे तब इसकी एक्चुअल ऑक्सफोर्डियन मीनिंग आएगी। ऑक्सफोर्ड न्यू एडवांस्ड लर्नर में यही दिया हुआ है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड में भी यही दिया है, कैम्ब्रिज में भी दिया है, मरियन वेबस्टर में भी यही दिया हुआ है। तो न्यू के साथ, केवल न्यू नहीं, न्यू के साथ डिफरेंट आइडिया होना चाहिए, तब उसको कहते हैं नॉवेल आइडिया, एक नया और सबसे अलग आइडिया। तो इसमें देखो एंटोनिम में ट्रेडिशनल हो जाएगा, लेकिन अब ट्रेडिशनल पूछो होगा कि नहीं होगा, देख लेते हैं। कस्टमरी दिया हुआ है और फॉर्मल दिया हुआ है और एंशिएंट दिया हुआ है आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम में ट्रेडिशनल भी हो सकता है क्योंकि नए का अपोजिट हो गया, ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक हो जाएगा, कस्टमरी जो चला आ रहा है, चलता जा रहा है वैसे हो जाएगा, फॉर्मल एक हो गया और एक एंशिएंट मतलब प्राचीन हो गया। अब बताओ इनमें से एंटोनिम आप क्या लगा सकते हो। तो देखो इसमें आपको लगाना होगा ट्रेडिशनल। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रेडिशनल होता है उसमें चेंज नहीं आता। देखो ट्रेडिशनल है तो ओल्ड, पुराना है, लेकिन एक चीज़ और है, ये इसका भी अपोजिट हो जाएगा ना, ये डिफरेंट है और वो ट्रेडिशनल जो होता है उसमें चेंज होता ही नहीं है, डिफरेंट होता ही नहीं है, वही सेम बना रहता है। अच्छा कस्टमरी में क्या होता है, कस्टमरी में जो सामाजिक रीति रिवाज है, अच्छा ये कस्टमरी वाले में क्या होता है ना, चेंजेज होते रहते हैं जो हमारे समाज, जैसे मान लो तमाम त्यौहार हैं, तब त्यौहार मनाने का, त्यौहार तो हम मनाते आ रहे हैं ट्रेडिशनल है, लेकिन त्यौहार मनाने का ढंग बदलते चले जा रहे हैं तो कस्टमरी हो जाता है। ट्रेडिशनल में आपको ढंग भी नहीं बदलना है, कुछ नया नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए अच्छा एंशिएंट जो हो गया ये केवल टाइम होता है ना, ये डिफरेंट और सेम का कोई मतलब नहीं है, ये केवल टाइम के सेंस में आ रहा है, इसलिए मोस्ट सुटेबल जो होगा वो कौन होगा, ट्रेडिशनल होगा। अब की बार जो इन्होंने एंटोनिम पूछा था वो बड़ा कांटे का था, मतलब जबरदस्त था ये, इसमें आपको डिफरेंस था, 3 वर्ड आपको सेम सेम दे रहे हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में देखो नेसेसिएट, नेसेसिएट की स्पेलिंग ठीक है, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। नेसेसरी SSIAT, हाँ ठीक है। नेसेसिएट में था किसी चीज़ को आवश्यक बना देना, जरूरी बना, कंपलसरी कर देना। एम्पावरिश, एम्पावरिश का मतलब क्या होता है, टू मेक समबडी पुअर, टू मेक पुअर, किसी को गरीब बनाना, ठीक है, उसकी धन दौलत लूट लो गरीब हो जाएगा। ग्रैंडियर, ये ग्रैंडियर का मतलब क्या होता है, एकदम स्प्लेंडेड, शानदार होता है, आलीशान, वैभव क्या कह सकते हो उसको, मजेस्टी कह सकते हो। तो इसकी भी स्पेलिंग सही है, तो जिनकी स्पेलिंग सही है वो ऑप्शन तो हो नहीं सकते हैं। ऑस्ट्रेसाइज जो लिखा हुआ है एक्चुअली ऑस्ट्रेसाइज होता है, ये OSTRA होता है, उसके बाद साइज लगाओ, ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब क्या होता है, सामाजिक बहिष्कार होता है, मतलब कोई व्यक्ति है जिसने कोई काम असामाजिक किया है और उसका क्या कर दिया जाए, बहिष्कार कर दिया जाए, समाज से उसको निकाल दिया जाए, ये हो गया सामाजिक बहिष्कार, ठीक है, ऑस्ट्रेसाइज हो जाता है ये। क्लियर। चलिए तो ये रहा आपका आंसर जिसकी स्पेलिंग गलत थी। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन देखो, दैट कैन सब्सटीट्यूट, यहाँ लिखा हुआ है। अब अंडरलाइन पोर्शन यहाँ है पुल ओवर, चलो देखो पढ़ के देखते हैं। ही इज़ अ वीक स्टूडेंट, वो बहुत कमज़ोर स्टूडेंट है और समहाउ पुल्ड ओवर द एग्ज़ाम, और किसी तरह से एग्ज़ाम पास करता है। तो देखो पहले तो पुल के बाद ओवर देख लो, अगर लिखा होगा पुल ओवर, तो पुल ओवर का मतलब जानते होता है स्पीड धीमी करके अपनी वाहन को किनारे कर लेना, जैसे पीछे से एम्बुलेंस आ रही, आप अपनी स्पीड धीमी करके किनारे कर लेते हैं तो पुल ओवर होता है, समझ गए। तो पुल ओवर तो यहाँ लगेगा नहीं। अब आ गया पुल थ्रू, तो पुल थ्रू का मतलब होता है किसी तरह से आप अपनी मुश्किलों पर उबर पा रहे हो, तो इसको पुल थ्रू कहा जाता है। तो ये तो ठीक लग रहा है ना, पुल थ्रू मतलब गेट ओवर अ डिफिकल्ट सिचुएशन। और वीक स्टूडेंट है, एग्ज़ाम को किसी तरह क्या कर पाएगा, पुल थ्रू कर पाएगा वो, तो पुल थ्रू हो गया। अच्छा पुल्ड अप क्या होता है, पुल अप अगर आप जानना चाहोगे तो पुल अप का क्या मतलब होगा,
देखो अगर हम इसी पुल के साथ अप लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है हाल्ट करना, मतलब कोई काम है थोड़े समय के लिए वहीं पर रोक देना। 1 2 3 4 में देखो पुल टुगेदर। पुल टुगेदर का मतलब होता है किसी के साथ तालमेल मिला करके काम करना, किसी को कोऑपरेट करना, सहयोग करना। और 5वें में लिखा है पुल डाउन। तो ये पुल डाउन का मतलब क्या होता है? पुल डाउन का मतलब डेमोलिश करना। कोई बिल्डिंग वगैरह होती है उसको आप बुलडोजर लगा के गिरा दिए तो क्या हो गया? पुल डाउन हो गया। मैंने पुल के चारों बता दिए, 5 बता दिए, इसको भी लेके बता दिया। और आंसर आपका कौन सा हुआ? पुल थ्रू से रिलेटेड है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 16 नंबर पे। तो यहाँ क्या है? साइनोनिम बताना है आपका। किसका साइनोनिम बताना है? लेथल का साइनोनिम बताना है। ठीक, अब लेथल का मतलब क्या होता है? घातक होता है। घातक कौन सा? सनी देओल वाला नहीं घातक। ठीक है, ये क्या होता है? जानलेवा। जानलेवा मतलब क्या हुआ? ऐसी कोई चीज़ जिससे आपकी जान जा सकती हो, जानलेवा, घातक। तो इस लेथल के लिए एक वर्ड और हो सकता है, फैटल हो सकता है, और एक वर्ड और आता है डेडली हो सकता है, और एक्सप्लेन करके लिखा जाता है तो कॉजिंग डेथ है। तो कोई आंसर है? कॉजिंग ये लगा हुआ है, डेडली। आप ये आंसर ले लो। स्लिमी क्या होता है? थोड़ा दुबला पतला सा होगा। ड्राउसी का मतलब क्या होगा? जिसको नींद आ रही हो। जैसे ड्राउसी का मतलब मान लो ऐसे हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते ऐसे कर ले, ये क्या होता है? ये ड्राउसी, झपकी आ रही है। नॉइजी का मतलब आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 17 पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो कौन सा है? देखो साइनोनियम किसका? कॉन्शियसनेस का। अंडरलाइन यही किया गया। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है हम किसी चीज़ से क्या हैं? अवेयर हैं। ठीक है ना, अवेयर हैं। देखो लिखा आइडियाज आर प्रेजेंट इन द कॉन्शियसनेस। जो आइडियाज हैं वो कॉन्शियसनेस में प्रेजेंट हैं। विच हैव रिलीज्ड एंड गिवन स्कोप टू ग्रो एंड टेक शेप, कैन लीड टू सक्सेसफुल इवेंट। जो हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारे अवेयरनेस में जो आइडियाज़ होती हैं उनके लिए हैं। तो अब ये बताओ कि इसका साइनोनिम क्या होगा? अवेयरनेस। अवेयरनेस हो गया, मैंने कहा ही था कि अवेयरनेस के लिए लगेगा। थॉटलेसनेस, देखो थॉट तो होता लेकिन थॉट में क्या लगा दिया इन्होंने? लेस। तो ये जो लेस लगा दिया तो उसको माइनस कर दिया। माइनस कर दोगे तो ये लगेगा नहीं। आगे लिखा नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब क्या हुआ? हम इग्नोर करें उसको, तो हम नहीं जानते हैं। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मतलब सीधी से तरह से सिचुएशन क्या होती है? अननोइंगली, अननोइंगनेस। मतलब इफ़ यू डू नॉट नो एनीथिंग, इफ़ यू आर अननोन, तो मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग अननोन इज इग्नोरेंस। ये भी हमारा नहीं लगेगा। तो फिर कौन सा आंसर हुआ? अवेयरनेस हुआ। नेक्स्ट में आ जाओ 18 नंबर पे। देखो 18 में क्या है? गो बाई। द कैन सब्सटीट्यूट है कह रहे हैं। देखते हैं क्या गलत है। द स्टोरी डिड नॉट गो बाई वेल। गो बाई वेल एनफ। वेल एनफ मतलब क्या? वो अच्छे से आगे नहीं बढ़ रही थी जो कहानी है। वेल एनफ मतलब बहुत अच्छे ढंग से, पर्याप्त अच्छे ढंग से नहीं आगे बढ़ रही थी। तो देखो इसमें गो बाय नहीं होगा। देखो गो के बाद जब बाय लगाओगे ना तो इसका मतलब होता है गुजरना ना, अगल से बगल से कहीं से गुजरने के लिए लगता है। तो इसमें क्या होगा? गो डाउन यूज करोगे। द स्टोरी डिड नॉट गो डाउन वेल, मतलब गो डाउन मतलब क्यों? अच्छे से आगे बढ़ने के लिए, कहानी अच्छे से आगे नहीं बढ़ रही थी तो गो डाउन इसके लिए फ्रेज लगेगा। क्लियर है? गो थ्रू का मतलब क्या हुआ? बहुत, जैसे कहानी में आप बहुत डीपली जा रहे हैं तो गो थ्रू होता है। गो इनटू यहाँ पे लग नहीं पाएगा। गो ऑफ दूर होने के लिए अवे होगा, डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस बढ़ा देगा गो ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ 19 नंबर में। 19 नंबर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है किसका? अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स। ग्रुप ऑफ वर्शिपर। देखो कभी ऐसे देखो, जैसे सपोज करो कहीं मंदिर है तो मंदिर पर जो भक्तों की भीड़ होती है, या संडे को चर्च में कैंडल जलाने के लिए जो लोग आए हैं, प्रे करने के लिए जो आए हैं, उसको भीड़ को देख लो। या जुमे के दिन, शुक्रवार को जो मस्जिद में नमाज पढ़ के लोग निकल रहे होते हैं, या कहीं सत्संग हो रहा है वहाँ से लोग हो रहे हैं, कहीं भजन कीर्तन हो रहा है वहाँ पे जो लोग इकट्ठा हैं, तो जो भक्तों की भीड़ होती है, वर्शिपर्स, इनकी जो भक्तों की भीड़ होती है उसको हम लोग कहते हैं कांग्रीगेशन, ये वाला। ठीक, ये वर्ड ही है भक्तों के लिए। कांग्रीगेशन धार्मिक रूप से इकट्ठा हुए लोगों का समूह होता है। ठीक है, पीपल गैदर्ड फॉर अ रिलीजियस पर्पज, वो होता है। अच्छा, पॉज क्या होता है? POSSE। व्हाट डू यू मीन बाय पॉज? ठीक है, तो ये होता है ना कि एक मतलब लोगों की एक वो भी कह सकते हो ना कि ग्रुप ऑफ पीपल है, जो जैसे मेयर वगैरह होते हैं कहीं शहर में, मेयर वगैरह होते हैं। ये तो मेयर वर्ड सुना होगा ना, मेयर। हाँ, न क्या कहते हैं उसको? हिंदी में नहीं आ रहा है मुझे, पता नहीं समझ में आ रहा।
हिंदी अभी अब मतलब दिमाग में ही है, इसमें आ नहीं रही है मुझे। आप लोगों को याद आए तो बताना हमको क्या होता है मेयर। तो शहर में एक मेयर होता है जो शहर की व्यवस्था वगैरह को देखा करते हैं। तो मेयर कुछ लोगों को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? वो जो सिस्टम है कुछ मतलब अप्लाई करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तो यही जिससे इन्होंने कोई कानून बनाया, कोई नियम बनाया, तो उस नियम को एनफोर्समेंट करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों का एक समूह बुलाते हैं और कहते हैं आप लोग इस चीज़ को लागू करो, ये चीज़ देखो। तो उन्हीं लोगों का जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए लगाए गए हैं लोग, उन्हीं को पॉज कहा जाता है। कॉन्स्टेलेशन होता है तारामंडल। तारामंडल क्या होता है? देखिए, तारों का एक समूह होता है जो किसी खास शेप में होते हैं, उनको कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। जैसे उर्सा मेजर देखा होगा, ये तारे हैं, ठीक है, तो ये कैसे हैं? ऐसे, इस शेप में है, ऐसे, ठीक है, तो ऐसे समझ लो। ये कभी देखा होगा उर्सा मेजर, जिसे सप्तऋषि कहते हैं। देखो 7 तारे हो गए, 7 ऋषियों का समूह है ये, तो इसको कहा जाता है। तो एक डेफिनेट शेप में है ना ये तारे, इसीलिए इनको कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। कारवां क्या होता है? व्यापारियों का काफिला होता था, उसको कहते थे कारवां, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 20 नंबर पे। तो 20 नंबर में आपको एंटोनिम बताना है किसका? कंप्रेस का। कंप्रेस करना क्या होता है? देखो कोई चीज़ जितनी है, इसको इधर से इधर से इधर से इधर से दबाओ, दबा के इतना बड़ा कर दो तो उसको कंप्रेस कर दिया, छोटा कर दिया दबा के उसको, ठीक है। तो इसको क्या कहोगे? इसका अपोजिट मतलब क्या हुआ? फैला के खींच के बड़ा कर दिया। तो सर्च करना तो होगा नहीं, ट्रेस करना भी नहीं होगा, टर्न करना भी नहीं, तो इनलार्ज करना। एनलार्ज क्या होता है? बड़ा हो जाता है। और कंप्रेस क्या होता है? दबा के छोटा कर देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देना है किसका? वन हु नोज ऑल थिंग्स। कोई ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो ऑल थिंग मतलब सर्वज्ञ कह सकते हो। अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, ये क्या हो गया? सर्वज्ञ हो गया। ओमनीसिएंट कहते हैं उसको। देखो साइंस क्या होता है? ज्ञान होता है, ठीक है, साइंस, ये हो गया साइंस, ठीक। अब इसमें हम टी नहीं लगा रहे हैं, ठीक, मतलब सी ई नहीं लगा रहे हैं, इसी सी को क्या बना दिया? टी। साइंस ज्ञान है, तो सिएंट क्या हो गया? ज्ञानी। और ओमनी का मतलब क्या हो गया? एवरीथिंग। तो ओमनीसिएंट क्या होगा? अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जिसको सब कुछ पता है, सारा ज्ञान है, वो सर्वज्ञ हो जाता है, ठीक है। तो ये पहला वाला हो जाएगा। ओलिगार्की क्या होती है? ओलिगार्की का मतलब होता है अ गवर्नमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, फ्यू पीपल, मतलब कुछ लोगों का एक समूह होता है, या आ फ्यू का, या कह सकते हो अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये हो गया। ये लोग जब गवर्नमेंट चलाते हैं, जब रूल करते हैं, तो उसको कहा जाता है ओलिगार्की। अरे मैं यहाँ टिक लगा दिया, आंसर नहीं है ये। ओमनीपोटेंट क्या होता है? तो पोटेंट क्या होता है? अभी मैं बता रहा हूँ। पोटेंट मतलब क्या होता है? पावरफुल। पोटेंसी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो पोटेंट मतलब पावरफुल होता है। अगर ओमनी लगा दूँ इसके पहले, तो इसका मतलब क्या होगा? ऑल पावरफुल। एक ऐसा व्यक्ति जो सर्वशक्तिमान है, तो ओमनीपोटेंट हो जाएगा। ऑस्ट्रेसाइज अभी थोड़ी देर पहले बताया था, थोड़ी ही देर पहले ये वर्ड आया था, स्पेलिंग की मिस्टेक थी। मैंने कहा था किसी को समाज से बहिष्कृत कर देना, ये स्पेलिंग में था और यही आंसर भी था, उसमें आर नहीं लिखा हुआ था। थोड़ा धैर्य रखो, आगे आपको देखो स्पेलिंग इसी में मिल जाता है। मैंने आपको कई बार बोला ना, इन लोगों के पास वर्ड्स का बहुत ज़्यादा वो नहीं है, इसी मतलब कुछ एक रेंज है, उसी रेंज में घूमते रहते हैं लोग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 22 में, देखते हैं क्या है। 22 में आपको एंटोनिम बताना है किसका? राइफ का। राइफ का मतलब क्या होता है? वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड का मतलब कोई ऐसी चीज़ बहुत दूर दूर तक फैली हुई है, उसको कहते हैं वाइड स्प्रेड, ठीक है। राइफ हो गया। तो स्कार्स का मतलब क्या हो गया? अभाव, शार्टेज हो जाएगी ना, कोई चीज़ क्या है आपकी? शार्टेज में है, ये स्कार्स हो जाएगा। तो वाइड स्प्रेड होगी तो बहुत दूर दूर तक फैली होगी, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी तो होगी। और शार्टेज क्या हो गया? इसका एंटोनिम मुझे अभी लग तो रहा है, और देखते हैं। सीरीन का मतलब क्या हो गया? सीरीन मतलब एकदम क्वाइट। क्वाइट वाला क्यू जो IET वाला है, ये कौन सा वाला क्वाइट है? एकदम से शांत हो गया, तो इसका कोई लेना देना नहीं। पॉपुलर लोकप्रिय हो जाएगा, तो ये भी दूर दूर तक फैला हुआ हो जाएगा, लोकप्रिय होगा आदमी। तो अब देखो राइप मतलब पका हुआ, कोई लेना देना नहीं है। तो अब लगा लेते हैं इधर, पहले इधर लगाए थे ना सही का निशान, क्योंकि डाउट था कोई और ना ऑप्शन मिल जाए, लेकिन तीनों खारिज हो गए, तो पहला वाला ऑप्शन अब पक्का हो गया, तो कॉन्फिडेंटली लगा दिए, बड़ा सा कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, इनकरेक्टली ध्यान रखना। तो प्राइड ये वर्ड सही है, किससे बना हुआ है? दिस इज सेकेंड फॉर्म ऑफ प्राई, तो ये प्राई की सेकेंड फॉर्म है।
अब कहोगे प्राई की मीनिंग क्या होती है, तो देखो प्राई का मतलब होता है लुक क्लोजली, आप किसी को बहुत करीब से देखना, लुक क्लोजली ये हो गया। CL है समझना भैया, D मत समझना इसको, क्लोजली है ये, ऐसे समझ लो क्लोजली, ठीक है। तो ये प्राइड है कि सेकेंड फॉर्म। प्रोटेक्ट क्या होता है आप पूछोगे, तो देखो प्रोटेक्ट में दो होते हैं, ये स्पेलिंग जो है ना प्रोटेक्ट की ये है गलत एक्चुअली, ठीक है। प्रोटेक्ट में होना चाहिए है ई लगा होना चाहिए, तो PROTEGE अगर ऐसे लगेगा तब सही होगा। प्रोटेक्ट का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा स्टूडेंट, कोई ऐसा पर्सन जो गाइडेड बाय, ठीक है, डायरेक्टेड बाय एन ओल्ड और एक सीनियर कोच या सीनियर टीचर, ऐसे कह सकते हो, ओल्ड कोच, ठीक है, या ओल्ड मैन कोई भी, मतलब एक बुजुर्ग, एक ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति अगर आपको गाइड कर रहा है तो आपको क्या कहा जाएगा, प्रोटेक्ट कहा जाएगा। क्लियर। प्रॉफेट का मतलब क्या होता है, देवदूत होता है, फरिश्ता होता है, एंजल होता है। प्रोडिगी क्या होता है, प्रोडिगी होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड चाइल्ड, याद रखिएगा आप लोगों के लिए नहीं लगेगा, ये चाइल्ड के लिए लगता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड चाइल्ड, बहुत ही मतलब मेधावी कह सकते हो ना, एकदम से ऐसे बच्चे को कहते हैं प्रोडिगी। आंसर आपको मिला। स्पेलिंग किसकी गलत थी, सेकंड वाले की, बाकी सबकी स्पेलिंग सही है। हो एक आध दो वर्ड आप नहीं जानते रहे होंगे, शायद प्राइड वर्ड आपको नहीं पता रहा होगा, तो समझ जाइए प्राई के सेकंड फॉर्म में आपको हो सकता है आपने वही लगा दिया हो गलत, या प्राइस्ड कर दिया हो उन्होंने, ठीक है। तो ऐसा होता है, प्रोटेक्ट एक्चुअली गलत है, इसमें जी के बाद ई लगना चाहिए था। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है आपका वो कौन सा है, 24। तो 24 में क्या है, एक एडियम दिया हुआ है, ठीक है ना बच्चा। तो इन्होंने कहा कि किस सेंटेंस में एडियम करेक्ट यूज हुआ है, तो जो एडियम है वो है अंडर द वेदर, अंडर द वेदर, अंडर द वेदर, अंडर द वेदर, चारों में अंडर द वेदर है। अब जरा अंडर द वेदर का मतलब समझो, अंडर द वेदर का मतलब होता है इन अंडर सस्पेंशन। क्या होगा, अंडर सस्पेंशन, मतलब ये होता है अंडर द वेदर का, अंडर गलत लिख दिया मैंने, सस्पिशन, SUSPICION होता है ये, अंडर डाउट, डाउटफुल के लिए यूज किया जाता है ये। आ जाओ, ट्रीज सेट देयर लीव्स अंडर वेदर, पक्षी नहीं, पेड़ अंडर द वेदर अपने पत्तियां गिरा देते हैं, नहीं, ये अंडर द वेदर का यूज जो है ना वो गलत हो जाएगा। रीना वाज वॉकिंग ऑन द लॉन अंडर द वेदर, मतलब वेदर के नीचे लॉन में घूम रही थी, ये भी नहीं होगा। सी मिस्ड द एग्जाम, बिल्कुल नहीं होगा। लिखा है, अरे नहीं, सी मिस्ड द एग्जाम एज शी फेल्ट अंडर द वेदर, ठीक है ना, हाँ ये हो सकता है। फ्लावर ब्लूम अंडर द वेदर नहीं होगा, ये तीसरा वाला होगा भाई, तीसरा ये हमने गलत काट दिया था, गलती से काट दिया था झटके में, यही सही होगा, ठीक है। सी मिस्ड द एग्जाम एज, क्योंकि सी फेल्ट अंडर द वेदर, अब वो एग्जाम मिस हो गई क्यों, क्योंकि वो क्या थी, सी फेल्ट, मतलब उसको महसूस हो रहा था, अंडर वेदर उसको डाउट महसूस होता था, उसको कन्फ्यूजन हो रहा था, ठीक है, इसलिए उसने एग्जाम को मिस कर दिया, ये हो सकता है, डाउट में, संदेह में एग्जाम छोड़ दिया, डाउट में छोड़ दिया, ठीक है। चले आगे, अगला आ जाओ 25 में। 25 में दैट कैन सब्सटीट्यूट क्या है, एक एडियम है, एडियम क्या है, गुड एंड कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया, गुड एंड कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मतलब एक अच्छा सा और कॉम्प्रिहेंसिव समझ में आने लायक बढ़िया आइडिया। यू गेट अ गुड एंड कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया ऑफ द टाउन फ्रॉम द क्लॉक टावर, मतलब अगर क्लॉक टावर कहाँ होगा, बहुत ऊंचा होता है क्लॉक टावर, बहुत ऊंचाई पे होता है, ठीक, वहाँ पे चढ़ के अगर आप शहर को देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक गुड और कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिलेगा। ये कैसा मिलेगा, जैसे ऊपर से आप नीचे की ओर देख रहे हो तो बर्ड्स आई व्यू होगा कि नहीं होगा, पक्षियों की तरह आप ऊपर से नीचे देखोगे, अगर व्यू देखोगे, पहाड़ी पे चढ़ के देखो, टावर पे चढ़ के देखोगे तो आपको कौन सा व्यू दिखाई देता है शहर का, बर्ड्स आई व्यू दिखाई देगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा। ब्लाइंड अलाई, अलाई क्या होता है, देखो पहले ये आप समझ लो अलाई क्या होता है, ALLEY, अलाई का क्या मतलब होता है, इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब होता है गली होती है, गली, ठीक है। आप याद करो, मैंने कल वाले वीडियो में एक वर्ड दिया था जिसमें था इम्पास, IMPASSE, ठीक है ना, और उसी के लिए मैंने कहा था ना, जैसे सपोज करो ये एक स्ट्रीट है, ठीक, ये स्ट्रीट है और ये मेन सड़क हो गई, ठीक, अब आप इस गली में जा रहे, ये गली पता लगा यहाँ बंद हो गई है, ठीक है, इससे आप इधर जा रहे हो और ये गली क्या हो गई, बंद हो गई, उसके आगे जाने का रास्ता नहीं है।
तो इसी को कहा जाता है ब्लाइंड अलाई। मतलब अलाई हो गया गली, स्ट्रीट हो गई, तो ब्लाइंड अलाई का मतलब जो आगे जाके जिसका रास्ता बंद हो जाता है, इसी को इम्पास कहते हैं। इसी को एक वर्ड कहते हैं कल्डी-सैक, CUL होता है, DE होता है, सैक की होता है, कल्डी-सैक। ऐसे भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। वही कल वाला वर्ड आज फिर आया है। और बॉडी एंड सोल का मतलब क्या होता है? होल। बॉडी एंड सोल का मतलब क्या हुआ? आत्मा और शरीर दोनों अगर करोगे तो क्या होता है? होल, पूरा पूरा। बर्ड्स आई व्यू, जब आप ऊपर से कोई चीज़ नीचे की ओर देखते हो। ब्लाइंड डेट का मतलब क्या होता है? ब्लाइंड डेट वही जो आप समझ रहे हो। ब्लाइंड डेट का मतलब अगर आप किसी व्यक्ति के साथ डेट पर जा रहे हो, उसके साथ कहीं घूमने टहलने जा रहे हो, और ऐसे व्यक्ति के साथ कहीं घूमने टहलने जा रहे हो जिससे फ़ोन पर तो बात हुई है, आपने उसको कभी देखा नहीं है, उसको जानते नहीं हैं, तो उसको कहते हैं ब्लाइंड डेट, ठीक है। और अब किसी चिर परिचित के साथ जा रहे हैं तो ब्लाइंड डेट नहीं कहा जाता, तब खाली कहा जाता है डेट पर जा रहे हैं। और जिसे नहीं जानते उसके साथ जा रहे हैं तो ब्लाइंड डेट पर जाना हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या हो गया? इडियम है। इडियम कौन सा दिया है? टू स्टैंड वंस ग्राउंड। टू स्टैंड वंस ग्राउंड ये लिखा हुआ है, तो मतलब क्या हुआ? अपनी बात पर टिके रहना, ये हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ क्या लिखा? टू स्टैंड अप ये होगा नहीं, टू स्टैंड ऑन वंस ओन लैंड ये होगा नहीं, टू मेंटेन वंस पोजीशन अपनी पोजीशन मेंटेन रखना, अपनी जगह पर बने रहना, ठीक है। तो स्टैंड वंस ग्राउंड हो जाएगा, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ 27 पे भाई। देखो तो 27 में क्या दिया हुआ? दैट कैन सब्सटीट्यूट द ग्रुप ऑफ वर्ड। ये पहले सेंटेंस पढ़ो, देखो लिखा हुआ द एक्शन या ऑफेंस, ठीक है। कोई एक्शन है या कोई ऑफेंस। ऑफेंस अगर आप कोई गलती कर रहे हो तब आ जाएगा। ऑफेंस ऑफ स्पीकिंग सैक्रिलेजियसली अबाउट गॉड या कोई सैक्रेड थिंग। तो कई बार मैंने आपको बताया है सैक्रिलेज एक वर्ड होता है SACRI और LEGE, ठीक है। LEG हो गया, सैक्रिलेज हो गया। और एक और इसी के लिए वर्ड होता है ब्लास्फेमी, ठीक है। तो BLAS हो गया और PHEMY होता है, ठीक है। तो सैक्रिलेज या ब्लास्फेमी दोनों एक दूसरे के साइनोनिम हैं। तो सैक्रिलेज या ब्लास्फेमी का मतलब जिसे हम गॉड के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दें, कुछ गलत बोल दें। अरे इसके लिए एक वर्ड आता है ईश निंदा, सुना होगा आप लोगों ने, हिंदी का वर्ड इसको कहते हैं ईश निंदा, ठीक है। देवी देवताओं के बारे में कुछ अपशब्द कह दिए, कुछ मतलब अनुचित बात कह दी, तो उसी को हम कहते हैं ब्लास्फेमी या कहते हैं सैक्रिलेज, दोनों वर्ड एक ही होते हैं, ठीक है। तो रिनंसिएशन क्या होता है? रिनंसिएशन गृह त्याग होता है। अगर आप घर को फारसिक कर देते हैं, जैसे भगवान बुद्ध ने ज्ञान की खोज में उन्होंने घर त्याग दिया था, तो गृह त्याग वही होता है, रिनंसिएशन होता है। कंटेमिनेशन क्या होता है? कंटेमिनेट करना, पानी को प्रदूषित करना, दूषित करना। कंटेमिनेट करना एक तरह से आप पल्यूट करना कह सकते हो, ठीक है, पल्यूट करना, ये हो गया। और ब्लास्फेमी मैंने अभी बताया था कि सैक्रिलेज का जो वर्ड होगा साइनोनिम होगा वो ब्लास्फेमी होगा। इररिवरेंस, तो जरा इसका IR हटा दें तो रिवरेंस का मतलब क्या होता है? रेस्पेक्ट होता है, किसी का सम्मान करना, उसका ऑनर करना, इज्जत करना। तो इररिवरेंस का मतलब क्या होगा? एक तरह से अब ये हो गया अपमान, ठीक है ना, इर लगा दिया इसके पहले ना, तो वो अपमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ 28 भाई। 28 में क्या करना है? ये एक्टिव वॉइस में आपको बनाना है। लिखा है द विलन ऑफ द प्ले, ठीक है। द विलन ऑफ द प्ले वाज हेटेड बाय द ऑडियंस। वाज हेटेड, अभी मैंने कहा था कि जब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होती है तो हम लोग क्या कहते हैं? वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। और अगर आपको पहले से वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म मिले, इसका मतलब आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म बनानी है। तो वाज हेटेड जो होगा उसमें हो जाएगा हेटेड, और कौन हेट कर रहा है? बाय द ऑडियंस में ऑडियंस हो जाएगा। तो द ऑडियंस हेटेड, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म हेटेड चाहिए। यहाँ पे हैड हेटेड लिखा है, गलत है, यहाँ पे हेटेड लिखा होगा। लेकिन विलेन हेटेड कैसे हो सकता है? ऑडियंस हेट करेगी ना, तो यहाँ हेटेड तो सही है, लेकिन ये सब्जेक्ट गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ ऑडियंस हेटेड है, हाँ अब ठीक है, हमको ऑडियंस हेटेड। वाज हेटिंग हो ही नहीं सकता क्योंकि एक्टिव वॉइस हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगला है 28 में। तो 28 में आपको क्या करना है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेना है। समवन हु इज रिजर्व्ड एंड साई, कोई आदमी जो बहुत रिजर्व टाइप का है। रिजर्व टाइप मतलब ओपन नहीं है, बहुत शर्मीला और झेपू टाइप का आदमी है, अपने मन की बात भी नहीं कह पाता। उसको प्यास लगी है तो कह नहीं पाएगा कि हमको एक गिलास पानी दे दीजिए। और साई का मतलब क्या हुआ? शर्मिला, रिजर्व एंड साई। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं हम लोग? इंट्रोवर्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? इंट्रोवर्ट। अंतर्मुखी होते हैं, अपने मन की बात दूसरे से नहीं कह पाते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एक्सट्रोवर्ट होते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही बोलते हैं मन की बात, कभी कभी जो मन में उससे ज़्यादा भी बोल जाते हैं। रिसेसिव का मतलब क्या होता है? पीछे हटना।
ठीक है, आपने कोई बात कह दी उससे आप पीछे हट रहे हैं तो रिसेसिव हो जाएगा। सोशल तो समझ ही रहे हैं क्या बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन है आपको एरर बतानी है। तो देखो लिखा है कि हिज सेल फोन इज डिफरेंट एंड कॉस्टलियर देन माइन। देखो यहाँ पे दैन लगा हुआ है। दैन किसके साथ लगती है? कंपैरेटिव डिग्री के साथ लगती है। तो कॉस्टलियर तो सही है, लेकिन डिफरेंट क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। जब एक ही ऑब्जेक्ट के लिए 2 डिग्रीज यूज़ करनी है तो दोनों सेम डिग्री में होनी चाहिए। तो मतलब इफ़ यू आर यूजिंग 2 adjectives for same object, तो both the adjectives must be in same degree. अब in which degree, that will depend on your sentence and situation. Here different and costlier 2 adjectives are used for cell phone and तो degrees are followed by then. तो in case of then we should use comparative degree. तो costlier is already in comparative degree and we will have to make different in comparative degree. तो ये क्या होगा? more different. तो हमें सेंटेंस क्या बनाना चाहिए? तो the cell phone is costlier and more different than mine. ठीक है, तो फिलहाल ये तो करेक्शन हो गया। क्या होना चाहिए? गलती क्या हुई है इसमें? जो देखो, तो डिफरेंट एंड कॉस्टलियर गलत है, ये कंपैरेटिव डिग्री, ये पॉजिटिव डिग्री, तो नहीं हो सकता। चौथा वाला गलत हो गया। आंसर हुआ आपका क्लियर? समझ में आ गया कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है वही अंडरलाइन किया हो गया है, अब उसको क्या करो आप? इम्प्रूव करो। तो देखो सेंटेंस लिखा है कि द शिप सैंक। अब ये ध्यान रखिएगा, सैंक क्या लिखा हुआ? एरर वगैरह में आए तो इसका बहुत ध्यान रखना है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट है, सैंक क्या हो गई? पास्ट हो गई। बिकॉज द इंजीनियर हैज़ नॉट कॉल्ड फॉर हेल्प। जो इंजीनियर है उसने मदद मांगी नहीं थी। अच्छा, ये हैज़ नॉट कॉल्ड क्या होगा? हैज़ नॉट कॉल्ड आपका प्रेजेंट हो गया। अब भाई देखो, कारण, ये जो कारण है विकास, विकास के बाद कारण लिखा है। जो रीजन है वो प्रेजेंट में होगा और जो रिजल्ट है वो पास्ट में होगा क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? दवा खा लिए तो उसके बाद जुकाम होगा कि जुकाम होगा तब दवाई खाओगे? ठीक है, तो ये पास्ट में होना चाहिए। हैज़ नॉट कॉल्ड का डिड नॉट कॉल, ये डिड नॉट कॉल फॉर हेल्प, ये ऑप्शन सही है। वाज, देखो वाज नॉट के बाद कॉल लिखा है, ये गलत हो जाएगा। वाज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती, ग्रामर गलत हो जाएगा। विल नॉट कॉल फॉर हेल्प। अब देखो, जहाज डूबा पास्ट में, विल नॉट कॉल फ्यूचर में करोगे, ये तो महा गलत हो जाएगा। और यहाँ डिड नॉट लगा तो है लेकिन कॉल्ड लगा दिया तो डिड नॉट के साथ सेकेंड फॉर्म नहीं लगती, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो आपका एक ही ऑप्शन हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो 32। तो 32 में क्या है? एंटोनिम बताना है आपको फैसिनेटिंग का। फैसिनेटिंग का मतलब क्या होता है? एकदम से आकर्षक, अट्रैक्टिव। एक बार आप उसको देख लें तो वहाँ से निगाह ना हटे, उसको कहते हैं फैसिनेटिंग। अनफॉरगेटेबल, फॉरगेट से ले लो, मेन वर्ड क्या है? फॉरगेट। इतना ले लो, अब पकड़ो जितना मैंने बॉक्स में किया। फॉरगेट का मतलब भूल जाना, अनफॉरगेटेबल मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसको हम भूल नहीं सकते हैं। सेड्यूसिव क्या होता है? सेड्यूसिव भी वही होता है, अट्रैक्टिव होता है। ख़ास तौर से ये थोड़ा दूसरे टाइप का वर्ड है। सेड्यूस करना मतलब क्या होता है? जैसे मतलब थोड़ा बहुत हाई फाई वाले समाज में ऐसा होता है कि जो लोग पार्टी वार्टी में लड़के लड़कियां सब होते हैं, कोई किसी को अट्रैक्ट कर लेता है, तो सेड्यूस करना मतलब क्या होगा? उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए कुछ इतना, कोई इतना अट्रैक्टिव है कि उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने का मन कहें तो उसको सेडक्टिव कह सकते हो आप। वो अट्रैक्टिव वो भी होगा, ठीक है। तो फैसिनेटिंग का अट्रैक्टिव क्या है? ये साइनोनिम ही आ जाएगा। और अनफॉरगेटेबल में हो सकता है बहुत बुरा हो या बहुत अच्छा हो, तब भी हो सकता है। टेम्पटिंग जो होता है ना, टेम्पटिंग चीज़ भी अट्रैक्टिव ही होगी, जो आपको ललचा रही है, जो आपको आकर्षित कर रही है, वो टेम्पटिंग। रिपल्सिव क्या होता है? रिपल्सिव अट्रैक्ट का अपोजिट होता है। रिपल्स फिजिक्स में पढ़ा होगा, प्लस माइनस एक और करोगे तो अट्रैक्शन होगा, माइनस माइनस करोगे तो रिपल्शन होगा। तो रिपल्सिव मतलब अट्रैक्टिव का ठीक अपोजिट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको? फिर साइनोनिम बताना है किसका? एडिक्टेड का। एडिक्टेड का मतलब क्या होता है? हम कोई ऐसी चीज़ जिसको हमारा बार बार करने का मन करे और जो हमको ना मिले तो हमारे अंदर छटपटाहट होती है, एक तरह का मतलब बेचैनी सी होने लगती है। वी फील रेस्टलेस इफ़ वी डू नॉट गेट टू यूज़ दैट पार्टिकुलर थिंग। अब वो कोई ड्रग्स भी हो सकता है, कोई गज़ट भी हो सकता है। जैसे कुछ लोगों को सिगरेट नहीं मिलती छटपटाने लगते हैं, कुछ लोगों को चाय नहीं मिलती तो छटपटाने लगते हैं, कुछ लोगों को फ़ोन बहुत देर तक ना मिले तो वो छटपटाने लगते हैं। तो ये इसी को कहते हैं एडिक्शन। मतलब विदाउट यूज ऑफ दैट थिंग इफ़ यू फील अनईजी, तो वो एडिक्शन में आ जाएगा। इसका साइनोनिम बताओ। डिसइंक्लाइंड नहीं, इंक्लाइंड होता तो साइनोनिम होता। डिसइंक्लाइंड मतलब आपका उससे कोई लगाव नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा।
ठीक है। इंक्लाइंड जो हाँ ये एंटोनिम चाहिए ना, डिसइंक्लाइंड। एडिक्टेड मतलब आपको वो चीज़ ज़रूर चाहिए, डिसइंक्लाइंड नहीं चाहिए। हाँ एंटोनिम तो हो रहा है, हम गलत निशान लगा दिए, देखो यही है, गलत निशान मैंने लगा दिया ना, ये तो हो सकता है। इनक्लाइंड होता, जैसे ये इनक्लाइंड लिखा है, इनक्लाइंड जो होगा ना, एडिक्टेड है तो इनक्लाइंड होंगे आप, ये साइनोनिम हो जाएगा, ठीक है। और अनअकस्टम्ड, अनअकस्टम्ड मतलब आपको उसकी आदत नहीं पड़ी है, अकस्टम्ड एडिक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। नहीं और डिसइंक्लाइंड भी आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो एंटोनिम हो जाएगा। अवर्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आप अवॉइड कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं तो भी एडिक्टेड नहीं हो जाएंगे। तो ये तीन जो है ना, ये जो एंटोनिम हो जाएंगे तीनों। अब यही एक बचेगा जो इंक्लाइंड होगा, यही साइनोनिम होगा। अच्छा साइनोनिम आंसर में पूछा गया है तो यही मेरे को लगाना होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं 34 पे। 34 में आपको क्या करना है, इस इडियम की मीनिंग बताना है। बीमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, हा ही वॉज बीमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। जानते हो कुछ लोगों की हंसी इतनी प्यारी सी होती है कि जब वो हंसते हैं ना तो ये जो ये है ना, ये यहाँ से यहाँ तक लगता है खुल गया है पूरा पूरा, इतना खिलखिला के, मतलब पूरा खुल के हंसना। तो ये स्माइलिंग ब्रॉडली होता है, ये होता है ना बहुत, मतलब चौड़ा मुंह खुल जाता है, स्माइलिंग ब्रॉडली, 3200 दांत दिखाई देने लगते हैं, ये हो गया, ठीक है। वर्किंग काम करने के लिए लगेगा, प्लेइंग खेलने के लिए, क्रिटिसाइजिंग बिटरली ये सब किसी काम के नहीं है। यहाँ पे 35 में आ जाओ। 35 में इनकरेक्टली, फिर देखो इनकरेक्टली पूछा है। चलो अच्छा मर्शिनरी, मर्शिनरी तो सही है तो फिर आंसर नहीं होगा। सेंटिनेरियन ये गलत हो गया, यही हमारा आंसर है। एक्वेटिक मतलब जलीय, अक्वा फ्रेंच भाषा का वर्ड है अक्वा। ऐसे ये किसके लिए लगता है, वाटर के लिए लगता है, ठीक है। ये फ्रेंच भाषा का है। और एक वर्ड है हाइड्रो, हाइड्रो क्या होता है, लैटिन भाषा का वर्ड है, इसका मतलब होता है वाटर। तो एक्वा क्या होता है, एक्वेरियम है, एक्वागार्ड है, एक्वेटिक है, ये सब पानी के लिए हो गया। हाइड्रो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, ठीक है, हाइड्रोलिक हो गया। तो ये सब हाइड्रो दोनों पानी के लिए यूज़ किया जाता है, अलग अलग रूट का अलग अलग ओरिजिन के वर्ड हैं। एक्वेटिक मतलब होता है जलीय, मतलब उन एनिमल, उन क्रिएचर्स के लिए यूज़ किया जाता है दैट लिव इन वाटर। नोटोरियस का मतलब क्या होता है, कुख्यात। अब कुख्यात क्या होता है, एक विख्यात होता है, एक कुख्यात होता है। तो जो बुरे कामों के लिए फेमस होता है, मतलब मर्डर करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो फेमस होता है उसको हम क्या कहते हैं, नोटोरियस कहते हैं। अब बताओ, हाँ तो मर्सिनरी एक वर्ड था, मर्सिनरी जिसकी स्पेलिंग सही। तो मर्सिनरी का मतलब क्या होता है ना, किराए का टट्टू। किराए का टट्टू मतलब वाकई में वो तांगा नहीं बात कर रहा हूँ, जैसे किराए के हत्यारे भी मिल जाते हैं, किराए के लड़ाकू भी मिल जाते हैं, पैसा खर्चा करो आ जाएंगे आपकी ओर से लड़ने के लिए, तो वो उनको मर्सिनरी कहा जाता है। सेंटेनेरियन का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो 100 साल पार कर लिया हो, मतलब 100वां जन्मदिन हो या 100 के ऊपर निकल गए, तो सेंटेनेरियन क्या हो गया, 100 प्लस। किसमें, 100 प्लस एज में है। तो स्पेलिंग गलती क्या हो रही है इसमें, देखो सेंटेनेरियन में CENT, अब टी के बाद आप आई लगा रहे हो सेंटी में, जबकि सेंटेनेरियन बनाने के लिए ई लगता है, ध्यान रखिएगा। सेंटेनेरियन फिर कभी आ जाए तो यही मिस्टेक होगी, आई नहीं होता यहाँ पर, ई होता है। जबकि सेंटी लिखोगे तो सेंटी आई होता है, सेंटीमीटर लिखो तो सेंटी में क्या होता है, आई लगेगा, ठीक। लेकिन सेंटेनेरियन लिखोगे तो ये ई लगेगा, यही गलती थी इसमें। नेक्स्ट में आ जाओ, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन साइनोनिम बताना है, किसका अंडरलाइन क्या हुआ वर्ड है, ये एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का मतलब एक तो आवेदन होता है, छुट्टी के लिए आप लोग दिया करते थे, दूसरे कोई रूल वगैरह है उसको अप्लाई करते हैं तब भी एप्लीकेशन होता है। अब देखें यहाँ की किस सेंस में वो है, तभी हम मीनिंग निकाल पाएंगे। तो लिखा देयर विजन वाज वेरी क्लियर, उनका विजन बहुत क्लियर था। इफ़ इंडियंस वर टू प्ले अ मीनिंगफुल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ नेशंस दे मस्ट बी सेकंड टू नन, तो पीछे नहीं रहेंगे। सेकंड टू नन एक मुहावरा, एक इडियम है, नोट कर लो, किसी दिन काम है। सेकंड टू नन मतलब किसी से कम नहीं, किसी से पीछे नहीं रहेंगे। इन द एप्लीकेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज टू देयर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, तो ये इन्होंने कहा कि टू मतलब अप्लीकेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज, तो मतलब किसी इम्प्लीमेंटेशन हो गया, किसी चीज़ को लागू करना। तो मिस ट्रीटमेंट तो यहाँ लगा नहीं, तो करप्शन भी नहीं होगा, मिसयूज भी नहीं होगा, क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन। यही तो होगा ना, किसी चीज़ को आप अप्लाई कर रहे हो तो इम्प्लीमेंट कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, आप ये कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 37 में। 37 क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फिर वही इनकरेक्टली लिखा हुआ है। तो वहाँ क्या, अब यहाँ देखें, यहाँ से देखो आप, सक्सेसफुल SUCCESSFUL, ठीक है।
एंटरप्रेन्योर ये भी सही है, रेपुटेड भी सही है, कॉनवाइजर गलत है। कॉनवाइजर में देखो बाकी सब कुछ सही है, गलती क्या है ना, ये डबल एन होना चाहिए था, और सब ठीक है। CONNO, उसके बाद क्या हो गया, आई हो गया, फिर डबल एस लगेगा, फिर EUR लगेगा, बाकी सब कुछ ठीक है, बस यही एन डबल होना चाहिए था। कॉनवाइजर का मतलब जानते क्या होता है, ये होता है कलापारखी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको साहित्य, संगीत, कला की बहुत अच्छी समझ है, उसको कहते हैं कलापारखी। नेक्स्ट आ जाओ 38 में। 38 में आपको साइनोनिम बताना है। अंडरलाइन क्या वर्ड है, होक्स। होक्स का मतलब होता है किसी के साथ ट्रिक करना, किसी को धोखा देना, सीधे सीधे छल, समझते हो ना। होक्स का मतलब किसी के साथ छल करना। अच्छा, कल परसों से छल वाला वर्ड बहुत आ रहा है, ठीक है। चलो, तो छल के लिए पढ़ दें, द डिस्कवरी ऑफ ट्रेजर अंडर द बर्मुडा ट्रायंगल इज प्रोबेबली अ होक्स, शायद ये एक छल है। तो बोनांजा तो ये हो नहीं सकता। बोनांजा का मतलब क्या होता है ना, प्रॉफिट, ठीक है, लाभांश होता है बोनांजा, प्रॉफिट। कहीं पे जैसे आपको सपोज करो कहीं ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ सैलरी तो मिलती ही है, सैलरी के ऊपर कुछ इनकम हो जाती है, लाभ का कुछ मिल जाता है, फ़ायदे का, जिसे कहते हैं आपकी इतनी सैलरी हो जाएगी और उसके बाद आपको इतना परसेंटेज हो जाएगा, तो वो बोनांजा हो जाता है, उसी को कहते हैं। डिल्यूजन का मतलब क्या होता है, एक तरह से भ्रम होता है, ये हो गया। ट्रिक छल के लिए यूज कर सकते हो। एनोलॉजी क्या होता है, समानता के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पे हमारा इसको हमें इसको कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन आपको कौन सा हो गया, ट्रिक वाला, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अगला वर्ड है इनकरेक्टली स्पेल्ड, फिर से इनकरेक्टली स्पेल्ड। एक्सट्रैक्टेड तो सही है, एक्सट्रैक्ट करना, एक्सपेक्टेड भी सही है, ये दोनों आंसर नहीं होंगे। एक्सट्रैक्टेड नहीं हो सकता, और एक्सेप्टेबल भी सही है। देखो एक्सट्रैक्ट नहीं होता है, या तो आप करो एग्जैक्टेड, EXACT होता है, एग्जैक्ट कहते हैं, और एग्जैक्टेड ये वर्ब आप बना सकते हो इसका, एग्जैक्ट का, या तो ये बनाओ या तो एक्सट्रैक्ट बनाओ, ये दो ऑप्शन थे इसके, एक्सट्रैक्ट दिया ही है, तो ये एक्सट्रैक्टेड जैसा कुछ नहीं होता, इसी की स्पेलिंग गलत है, तो आपका थर्ड वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ 40 में। 40 में ये खाली जगह दिया होगा, यहाँ पे क्या लगाओगे, देखो पढ़ना पड़ेगा, अब काम नहीं चलेगा बिना पढ़े, ये नहीं कह सकते चलो सिचुएशन नीचे देख लेते हैं। फीलिंग तो तभी हो पाएगी जब आप सेंटेंस पढ़ोगे। आफ्टर अ टायरिंग डे मतलब दिन भर की थकान के बाद, लिखा है द वर्कर्स डिसाइडेड टू डैश टू रिस्टोर देयर एनर्जी, अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए उन्होंने ये डिसाइड किया। हिट द सैक, हाँ यही डिसाइड किया। हिट द सैक का मतलब जानते हो, टू गो टू बेड, टू गो टू बेड, या ऐसे समझ लो टू स्लीप, सोना, ठीक है। तो बहुत दिन, पूरा दिन मतलब थक के एकदम चूर हो गए थे, पूरा टायरिंग डे, लिखा आफ्टर अ टायरिंग डे, पूरा दिन उन्होंने काम किया था, दोपहर में नहीं सोने जा रहे, पूरा दिन काम किया था, थक गए थे, अब उन्होंने डिसाइड किया कि चलो सोते हैं। अच्छा, हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है अपना उल्लू सीधा करना, मतलब टू हैव अ सेल्फिश एंड, ये होता है ना, टू हैव अ सेल्फिश एंड, मतलब आपका कुछ निजी निहित स्वार्थ है इसमें, ये हो जाता है। ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या होता है, बुक पर बहुत अच्छा एडियम है ये होता है पनिश कर लिए यूज किया जाता है, मतलब दे ब्रॉट हिम टू बुक मतलब क्या, दे पनिश्ड हिम, पनिशमेंट के लिए। पुट अ स्पोक इन द व्हील, मतलब देखो कोई आप कहीं जा रहे हैं मोटरसाइकिल से, आपके व्हील में किसी ने लाठी डाल दी, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके काम में उन्होंने बाधा डाली, ठीक है। टू डिस्टर्ब करना, आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए यूज किया जाता है ये। आंसर क्या होगा, हिट अ सैक, ठीक है। तुम लोग भी ये सब पढ़ने उड़ने के बाद क्या करोगे, हिट योर सैक, जाओ सो जाओगे, ठीक है। अब 41 से 45 में क्या है, एक पैसेज दिया हुआ है, तो पैसेज हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता ही है। हम पहले क्या करते हैं, पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या लिखा है कि सेलेक्ट द सुटेबल वर्ड गिवन इन द पैसेज विच मीन्स एरियाज ऑफ लैंड अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ए रूल। जैसे कोई एक रूलर है या कोई स्टेट है या कोई कोर्ट वगैरह है, उसकी ज्यूरिसडिक्शन में, उसके अधिकार क्षेत्र में जो एरिया आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो किसी एरिया जो किसी जज वगैरह के या किसी राजा के अंडर में आती है उसको हम लोग मिनिस्ट्री कहते नहीं, पॉपुलेशन कहते नहीं, कंटेम्पोरेरी कहते नहीं, क्या कहते हैं उसको, टेरिटरी कहते हैं। टेरिटरी का मतलब क्या होता है, उस किसी व्यक्ति का क्षेत्र हो गया, उसका अधिकार क्षेत्र हो गया, तो हम टेरिटरी कहेंगे उसको, ठीक है। चलिए, इसका तो बिना वो देखे ही मतलब पैसेज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बाकी तीनों हो ही नहीं सकते, दूर दूर तक नहीं हो सकते। कुछ क्लोज होते तो आंसर का चांस भी था, इसमें तो यही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
ठीक है, क्योंकि बाकी ऑप्शंस बहुत दूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द प्रोबेबल ओरिजिन ऑफ ब्लैक डेथ, मतलब पैसेज जो है वो ब्लैक डेथ के बारे में है। इन्होंने कहा कि ओरिजिन ऑफ ब्लैक डेथ क्या हो सकती थी। प्लेग एक बीमारी फैली थी, उसी को ब्लैक डेथ कहा जाता था। तो इसकी ओरिजिन पर सवाल इन्होंने उठाया है कि ये कहाँ हो सकता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अपने हिसाब से मत बताना, पैसेज के हिसाब से बताना। ऑप्शन है किर्गिस्तान है, इंडिया है, चाइना है और मंगोलिया है। इंडिया हो भी नहीं सकता पैसेज में। चलो आगे आ जाएंगे। टोन, इस पैसेज की टोन क्या है, पैसेज ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, या ह्यूमर हास्य है, या फिर निराशा है, या एक्सप्लेन किया है किसी बात को लेकर के। नेक्स्ट में देख लेते हैं हम लोग क्या करना है। इन्होंने कहा कि हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब ब्लैक डेथ, पैसेज ने ब्लैक डेथ को कैसे डिस्क्राइब किया है, क्या कह के डिस्क्राइब किया है। ठीक है, आगे लिखा है थीम ऑफ द पैसेज, इस पैसेज की थीम क्या है। तो ब्लैक डेथ से रिलेटेड है, ब्लैक डेथ सब में दिया हुआ है। अब देखिए इम्पैक्ट ब्लैक डेथ का, या ओरिजिन, या पिटफॉल मतलब कमियां होती हैं, और हिस्ट्री। तो इसमें से क्या चीज़ आएगी देख लेते हैं। तो अब देखो ब्लैक डेथ की हिस्ट्री का मतलब ये हो गया ना कि जब जब ब्लैक डेथ फैली तब तब पूरा क्रम से बताएंगे। सबसे पहले यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, फिर अब यहाँ, ऐसे दिया होगा तब तो हिस्ट्री होगी, नहीं तो हिस्ट्री नहीं होगी। इम्पैक्ट में ब्लैक डेथ के इफेक्ट दिखाएंगे। उसके बाद पिटफॉल मतलब ब्लैक डेथ की क्या कमियाँ थी, तो पिटफॉल तो आएगा नहीं क्योंकि वो पर्सन नहीं है, उसकी गलतियाँ उसमें नहीं दिखाना है हमको। ठीक है, चलिए आंसर ढूंढते हैं हम लोग यहाँ से। हाँ, ये रहा पहला। ठीक है, ये पढ़ते हैं हम लोग। इट इज़ नॉट एन एग्जैगरेशन टू से, इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम ये कहते हैं कि क्वेश्चन ऑफ वेयर एंड व्हेन द ब्लैक डेथ के बारे में कहा इन्होंने, डेडलीस्ट पैंडेमिक के बाद जो कभी सबसे ज़्यादा जानलेवा था, ये कहाँ ओरिजिनेटेड, ये ओरिजिनेटेड पर ध्यान रखना। सारी कहानी किस पर होगी। अगर आपका इंट्रोडक्टिव सेंटेंस, ओपनिंग सेंटेंस यही कह रहा है कि कहाँ ये ओरिजिनेट की, तो इसका मतलब पूरे पैसेज में डिस्कशन यही ओरिजिन पर होगा इसके। इन्होंने कहा इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री इन ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है ये पता लगाना कि ये कहाँ पर ओरिजिनेट हुई है। आफ्टर ऑल इन्होंने क्या कहा कि द ब्लैक डेथ वाज द फर्स्ट वेव ऑफ द सेकेंड प्लेग पैंडेमिक ऑफ द 14th टू अर्ली 19th सेंचुरी। ये इन्होंने ब्लैक डेथ को एक्सप्लेन किया है। उसमें पूछा नहीं था कि राइटर ने ब्लैक डेथ को कैसे एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किया है, तो इन्होंने कहा ब्लैक डेथ वाज द फर्स्ट वेव ऑफ ब्लैक डेथ। किसको इन्होंने कहा, फर्स्ट वेव। अब कहोगे फर्स्ट वेव क्या होता है, अभी आप लोगों ने कोरोना झेला है ना, तो फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव, 3 वेव तो कोरोना की भी आई थी। तो ब्लैक डेथ को कब कहें, जो फर्स्ट वेव आई थी सेकेंड प्लेग की। ठीक है ना, तो जो सेकेंड प्लेग पैंडेमिक थी उसका जो पहला वेव आया था उसी को कहते हैं ब्लैक डेथ। ठीक है, चलिए। इट किल्ड सम 50 to 60% ऑफ द पॉपुलेशन इन यूरोप, यूरोप की 50 से 60% पॉपुलेशन, आधी जनता खत्म हो गई थी। बाप रे। लिखा है द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका और एन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पीपल इन सेंट्रल एशिया, यहाँ लोग खत्म हुए थे। डिफरेंट प्रपोजल्स बेस्ड ऑन द कंपीटिंग थ्योरीज हैव बीन पुट फॉरवर्ड, बहुत सारे प्रपोजल आए हैं, एक दूसरे को कंपीट करने हुई थ्योरीज हैं। बट इन 2017 में एक थ्योरी आई थी, आई केम अक्रॉस, मतलब मैं उसको पढ़ा, राइटर कह रहा है उसमें क्या था कि सम रिकॉर्ड्स, तो मतलब 2017 इनको कुछ रिकॉर्ड मिले डिस्क्राइबिंग एन इंट्रिग्यूइंग मेडिवल सिमेट्री, जिसमें मध्यकालीन एक सिमेट्री मतलब कब्रिस्तान के बारे में बताया गया था। वो कहाँ था, कारगा द्विगात में। ठीक है, ये कहाँ है, वही किर्गिस्तान में है ये। आगे इन्होंने कहा कि ये वैली है, मतलब घाटी, कहाँ, नॉर्दर्न किर्गिस्तान में। उन्होंने कहा विच आई सस्पेक्टेड मे बी द होल्ड द की, तो ये इन्होंने कहा कि मुझे ये अंदेशा था कि यही शायद है होल्ड द की मतलब इसकी ओरिजिन का की यही होना चाहिए, तो यही ऑप्शन आ जाएगा किर्गिस्तान का। इन्होंने कहा एज पार्ट ऑफ द मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, बहुत मतलब कई डिसिप्लिन मतलब कई डिसिप्लिन के लोग थे इनकी टीम में। को लेड बाई मारिया मारिया जो कौन थी, यूनिवर्सिटी ऑफ त्रिवेंद्रम की क्या थी, को लेड, हाँ, या इस यूनिवर्सिटी की थी वो। वी हैव नाउ इन्वेस्टिगेटेड, इन लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया सेवरल स्पेसिमेन फ्रॉम द इंडिविजुअल्स बरीड एट द साइट, जो इसी जगह पर लोग दफन किए गए थे उनके कुछ स्पेसिमेन इन लोगों ने नमूने लिए एंड कम अप विद एन आंसर। इनको एक आंसर इनका ये मिला कि द आइडिया दैट ब्लैक डेथ ओरिजिनेटेड इन द ईस्ट टेरिटरीज,
तो इनको लगा कि जो ब्लैक डेथ है वो कहाँ ओरिजिन हुई थी, ईस्ट टेरिटरीज में ओवरलैपिंग, ईस्ट टेरिटरी यही टेरिटरीज मैंने कहा था क्षेत्र के लिए, ओवरलैपिंग जो ओवरलैप कर रही है रफली स्पीकिंग सेंट्रल एशिया को, मंगोलिया एंड चाइना को, इनको ओवरलैप करते हुए ईस्ट टेरिटरी में कहीं हुआ था। ठीक है, तो आगे लिखा इन्होंने डेट्स बैक, ये जो इनकी थ्योरी थी, इनकी जो थ्योरी थी वो इस थ्योरी को ओवरलैप करती हुई डेट्स बैक टू द कंटेम्पोरेरीज ऑफ द पैंडेमिक इन यूरोप एंड इस्लामिक वर्ल्ड। आगे लिखा है कि द मॉडर्न एकेडमिक चाइनीज, जो मॉडर्न है मतलब एकेडमिक चाइनीज ओरिजिन थ्योरी, जो चाइनीज ओरिजिन थ्योरी है डेट्स बैक टू एटलीस्ट इन द 1756-8 की बात है, चाइना को जिम्मेदार मानते थे। A publication about the history of Central Asia by French scholar Joseph de Guynes, इन्होंने ये कहा था। आंसर तो हम लोगों को फिलहाल मिल गए, अब चलिए लगा लेते हैं। तो पहले वाले के लिए टेरिटरी तो हमने लगा ही लिया था, इसके अलावा कोई अब ऑप्शन ही नहीं आए। तो ओरिजिन ऑफ ब्लैक डेथ के लिए मैंने इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ना की पॉइंट ये हो सकता है किर्गिस्तान। और टोन क्या है, टोन बताओ, टोन इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल का मतलब एकदम दोस्तों की जैसे तो नहीं बता रहे हैं। अच्छा, ह्यूमरस नहीं, कहीं उन्होंने व्यंग नहीं किया है, कहीं हास्य नहीं है, ना तो कहीं निराशावादी है, ये क्या है, एक्सप्लेनेटरी हैं। तो ये बता रहे हैं कि ब्लैक डेथ की ओरिजिन कहाँ हुई है, उसको बहुत सारा तर्क दे करके एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सप्लेनेटरी होगा वहाँ पे आंसर। अगला है कि डिस्क्राइब, कैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया कि ब्लैक डेथ क्या है। तो इन्होंने क्या, वर्स्ट स्पेसिमेन ह्यूमन ट्रैक्टेड, ये नहीं होगा, द फर्स्ट वेव ऑफ द सेकेंड प्लेग, यही है ना, द फर्स्ट वेव ऑफ द सेकेंड प्लेग पैंडेमिक, यही मैंने कहा था, यही निशान भी लगाया था। थीम क्या होगी, इम्पैक्ट ऑफ, कहीं पे ब्लैक डेथ का इम्पैक्ट इन्होंने नहीं दिखाया। ओरिजिन ऑफ ब्लैक डेथ, शुरू से लास्ट तक इसी पे चर्चा करते रहे हैं, पिटफॉल इन्होंने दिखाई नहीं, और ना ही ब्लैक डेथ की कहीं पर इन्होंने हिस्ट्री दिखाई है। तो आंसर कौन सा हो गया, ओरिजिन वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, ये फेलर का क्वेश्चन है, एक बार आपको पढ़ना तो बनता है, बिना पढ़े तो लगा नहीं पाओगे। चलो पढ़ के देखते हैं। ऑल एलिफेंट्स डैश सेवरल डिस्टिंक्टिव फीचर्स, देखो जितने भी एलिफेंट होते हैं सब में कुछ एकदम उनकी खास खास फीचर्स होती हैं। तो ऑल एलिफेंट्स हैव के लिए लगा दोगे यहाँ पे, इंक्लूड या हैव सेवरल डिस्टिंक्टिव फीचर्स। आगे लिखा है कि द मोस्ट नोटेबल ऑफ विच इज लॉन्ग ट्रंक, जो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे नोटेबल खासियत है उनकी क्या है, वो लॉन्ग ट्रंक है। ट्रंक का मतलब क्या जानते हो, सूंड होती है जो हाथी के पास होती है, ठीक है, नाक का बढ़ा हुआ पोर्शन आगे, या उसी को प्रोबोसिस भी कहते हैं, यही जो ट्रंक है उसी को प्रोबोसिस कहते हैं। यूज फॉर मेनी पर्पजेज, सीधे से निकल गया, वो अपनी सूंड को बहुत सारे काम में यूज करते हैं। पार्टिकुलरली ब्रीथिंग, सांस लेते हैं, नाक वही होती है उनकी। लिफ्टिंग वाटर, पानी उसी से उठाते हैं वो लोग, पीते हैं। ग्रास्पिंग ऑब्जेक्ट्स, पेड़ वगैरह, टहनी वगैरह या भोजन वगैरह तो उसी से उठाते हैं ना, वही उनका हाथ है। और देयर इंसाइजर्स, इंसाइजर्स क्या होते हैं, दांत होते हैं, जो हम लोगों के ऊपर की ओर दांत नहीं होते हैं ऐसे नुकीले, जिससे आप गन्ना वगैरह चीरते या फाड़ते हैं, या वो सब कुछ खाने वाली जिसे आप चीर के खाते हैं फाड़ते हैं, या कुत्ते वगैरह में जो नहीं यहाँ से ये दम लंबे लंबे दांत निकले होते हैं, यहाँ के जो कोने वाले दांत होते हैं लंबे लंबे, इंसाइजर कहे जाते हैं। हाथी का जो इंसाइजर होता है वो ग्रो हो जाता है, ग्रो एज टस्क, वही लंबा होके क्या होता है, आगे की ओर नहीं दो दांत निकले रहते हैं, वो टस्क बन जाते हैं। तो हाथी के टस्क मतलब आगे की ओर जो दो बाहर निकले हुए दांत होते हैं उसको कहते हैं। विच कैन सर्व, अब ये दांत क्या काम करते हैं, एज वेपन्स, उनके लिए वेपन का काम करते हैं, और टूल का भी काम करते हैं। वेपन मतलब मारने के लिए, टूल का अपना औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं। फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट्स, वो चीज़ों को इधर उधर उसी से हटा लेते हैं। डिगिंग, कुछ खोदना है तो उसी से खोद लेते हैं। एलिफेंट्स लार्ज ईयर, जो उनके बड़े बड़े कान होते हैं, वो फ्लैप, जो कान के फ्लैप होते हैं बड़े बड़े, हेल्प टू कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर, उससे वो अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। देयर पिलर लाइक लेग, जो उनके पैर होते हैं, टांग होते हैं, देखते हैं पिलर की तरह, खंभे की तरह होते हैं। डैश कैरी देयर ग्रेट वेट, उनका भारी वेट मतलब उसको वो बर्दाश्त कर लेते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट्स हैव लार्जर ईयर्स एंड कनकेव बैक, उनके जो कान होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं और कनकेव बैक होती है उनकी। और एशियन एलिफेंट्स हैव स्मॉलर ईयर्स, एशिया के जो हाथी होते हैं उनके कान थोड़े छोटे होते हैं और कन्वेक्स पीठ होती है उनकी, लेवल बैक होती है, या तो पीठ समतल होती है। वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स टू एलिफेंट पॉपुलेशन इज द आइवरी ट्रेड, जो हाथियों की पॉपुलेशन के लिए सबसे बड़ा खतरा है वो आइवरी ट्रेड है। आइवरी क्या होता है, हाथी दांत, जो वही बाहर के निकले दांत होते हैं, उसी से तो बहुमूल्य चीज़ें बनाई जाती हैं, उसी के लिए लोग हाथियों को मार देते हैं। एज द एनिमल्स आर पोच्ड, पोच का मतलब होता है उनका अवैध शिकार किया जाना, गैर कानूनी। फॉर देयर आइवरी टस्क, वही हाथी दांत के लिए उनका शिकार कर दिया जाता है।
अदर थ्रेट टू डैश एलिफेंट्स, मतलब ये जंगली हाथी के लिए होगा और क्या। अदर थ्रेट्स टू डैश एलिफेंट्स इंक्लूड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, मतलब जहाँ हाथी रहते हैं उनको लोग नष्ट किए जा रहे हैं। एंड कन्फ्लिक्ट्स विद लोकल पीपल, लोकल के लोगों के साथ टकराव हो जाता है, उनकी फसलें वगैरह नष्ट कर देते हैं तो लोग मार देते हैं। एलिफेंट्स आर यूज्ड एज वर्किंग एनिमल इन एशिया, एशिया में उनको वर्किंग एनिमल की तरह यूज़ किया जाता है। इन द पास्ट दे वर यूज्ड इन वार, पहले उनको लड़ाई उड़ाई में यूज किया जाता था। टुडे दे आर ऑफन पुट ऑन डिस्प्ले इन जू एंड सर्कस, आज तक सर्कस वगैरह में, चिड़ियाघर वगैरह में इनका यूज़ किया जाता है। कहानी समझ में आ गई। अब चलो हम लोग भरते हैं इसको। तो आल एलिफेंट्स डैश सेवरल डिस्टिंक्टिव फीचर, जितने भी हाथी होते हैं उन सब की कुछ खास विशेषताएं होती हैं। कोई भी कहानी पास्ट में नहीं गई है, पास्ट में नहीं गई तो ये लगेगा नहीं, और आल एलिफेंट्स लिखा है तो हैज़ भी नहीं लगेगा। अच्छा, तो विल में क्यों जाएगा, क्योंकि हाथियों के नेचर की बात हो रही है, साइंटिफिक नेचर है सबका, तो क्या लगेगा, एकदम हैव ही बचा है। आगे लिखा है दांत की बात हो रही है ना, उनके सूंड की, सारी सूंड के, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो उनकी सूंड है। यूज्ड फॉर डैश पर्पजेज, जो कई काम से यूज करते हो, तो यूज्ड फॉर मेनी मीन्स या यूज्ड फॉर मेनी स्कीम्स या कैपेसिटीज, बल्कि यूज्ड फॉर मेनी पर्पजेज, जिन्हें वो कई काम से यूज करते हैं। ठीक है, आगे काम गिनाया इन्होंने क्या क्या काम करते हैं। आगे इन्होंने 3rd नंबर पे देखो इन्होंने क्या कहा है कि ये पानी वानी उठाने के लिए हो गया। देयर इंसाइजर्स, जो उनके आगे वाले जो बड़े बड़े दांत होते हैं, इंसाइजर्स ग्रो डैश टस्क, तो वो ग्रो करते हैं किसके, टस्क के रूप में। तो ग्रो इनटू, जब किसी चीज़ की अवस्था परिवर्तन होता है, दांत बढ़ के क्या हो जाते हैं, टस्क हो जाते हैं, तो इनटू कहा जाता है। ग्रो इनटू मतलब चेंज हो रहे हैं, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, 4th नंबर के फिलर पे। यहाँ देखो क्या लगाना है। तो उनके जो बड़े बड़े पिलर जैसे टांगे होती हैं, पैर होते हैं, उनकी भारी वेट को उठा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। तो प्रेजेंट में रहेगा तो वुड का और कुड का तो कोई चांस नहीं है। शुड तो एडवाइस देने के लिए लगता है, तो क्या होगा, एबिलिटी बताने के लिए कैन लगा सकते हो। 2 तो ये का एबिलिटी बता देता कुड, लेकिन वो पास्ट की है, अभी भी तो ये खासियत है ना। और पूरा पैसेज प्रेजेंट में लिखा हुआ है, कुड नहीं होगा, कैन होगा। 50 नंबर पे यहाँ पे आ जाओ, क्या लगाओगे, अदर थ्रेट टू डैश एलिफेंट्स। तो अब देखो यहाँ इन्होंने कहा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मतलब वो जहाँ रहते थे वहाँ लोग कॉलोनियाँ बसा रहे हैं, तो इस वजह से उनको खतरा है। तो कैसे हाथी होंगे, ये एलिगेंट हाथी होंगे कि वाइल्ड एलिफेंट होंगे। वाइल्ड एलिफेंट के लिए ही तो जगह, मतलब उनका हैबिटेट का उनको प्रॉब्लम यही आ रही है ना। तो आप देखो अदर थ्रेट टू डेंजरस एलिफेंट्स के लिए थ्रेट नहीं है, और टेम एलिफेंट्स के लिए भी नहीं। टेम एलिफेंट पालतू वाले होते हैं, उनको रहने की जगह की चिंता थोड़े है। जो वाइल्ड एलिफेंट्स हैं, जंगली हाथी हैं, उन्हीं के लिए रहने की तो चिंता है। जहाँ वो रहते थे वहाँ लोग कॉलोनियाँ बसा रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, तो ये समस्या हो गई। ठीक है, तो आई थिंक कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। तो 25 क्वेश्चन हम लोग, 25 क्यों भाई, अब तो हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये कौन सा था, CPO SI का पेपर था। आज हम लोग कौन सा कर रहे थे, 10 नवंबर का शिफ्ट 1 वाला है। ठीक है, तो 4 हम लोग कर चुके हैं, अब कुल 9 सेट हैं। अभी हमारे पास कितने बचे हुए हैं, 5 सेट बचे हुए, ये हम लोग 5 दिनों में ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप MTS के लिए तैयार रहिए। जो छोटा था वो भी कर लेंगे, और जो नया वाला है 2023 वाला है वो भी कर लेंगे। हाँ, अब वोकैब अब स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्दी, 1-2 दिन में आपकी वोकैब स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो वोकैब मैं करने वाला हूँ, तो देखो वोकैब में कैसे होगा कि हमने ये प्लान बना रखा है कि SSC 2023 वोकैब ऐसे ही होगी, SSC 2023 साइनोनिम्स। तो जो SSC 2023 में सारे साइनोनिम कराऊंगा, मतलब स्टेनो के साइनोनिम, CPO के साइनोनिम, ये जो पढ़ रहे हो इसके भी उसी में शामिल रहेंगे। स्टेनो के, साइनो के, MTS के, CGL के, CHSL के, सारे 2023 में जितने साइनोनिम पूछे हैं सब एक बार में, सारे एंटोनिम सब एक बार में, सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक बार में, सारे एडियम्स एक बार में। तो ऐसे ही करूँगा। ठीक है, एडियम मतलब एडियम्स ऑफ 2023, उसके बाद हर एग्ज़ाम के एडियम्स कर लेंगे जिसमें आता है, ऐसे करेंगे। और वो कोशिश करेंगे उसको हम लाइव रखेंगे, आप लोग साथ में पार्टिसिपेट करिएगा। 1-2 दिन में मैं शुरू करने जा रहा हूँ, फिर मज़ा आएगी। ठीक है, तो चलिए फिर हम मिलते हैं कल। आज का सेशन बहुत लंबा हो गया। ठीक है, तो अपनी राय दीजिएगा आप लोग, और फिर मिलते हैं कल वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।